हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो हो सकता है आपको 20 मार्क दिला दे मई 25 के अटेम्प्ट में। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये हमें 20 मार्क दिलाएगी? क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। दोस्तों, हिस्टोरिकली देखा गया है कि इंस्टीट्यूट ने हमेशा हमेशा इस चैप्टर से एटलीस्ट 20 मार्क का कंटेंट पूछा है। उनकी जो वेटेज की डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट रिलीज करता है उसके अंदर भी यही वेटेज है। प्रीवियस पास्ट एग्जाम्स में भी यही वेटेज रही है और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो भी क्वेश्चन आता है वो स्टडी मैट से ही आता है। तो सर, फिर भी क्यों बच्चे स्कोर नहीं कर पाते? आई टेल यू द रीजन वाई। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है इस चैप्टर में स्कोर ना करने का, और वो पता है? सारे बच्चे ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट। सारे बच्चे इस चैप्टर में ना शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। स्टडी मैट में अगर आप देखने जाओगे तो ये चैप्टर कुल मिला के कुछ 189 पेजेस का है। एक बार के लिए बच्चा ये देखते से ही डर जाता है कि सर क्या बात कर रहे हो, 189 पेजेस का एक चैप्टर है। हमारे लिए तो हमारे लिए तो कई बार पूरा का पूरा सिलेबस ही आप लोगों को झूठ लग रहा है, दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। कई बार हम लोगों के लिए तो बच्चों कि ये देख लीजिए 189 पेजेस। सर, हमारे लिए तो कई बार पूरा का पूरा सिलेबस 189 पेजेस में, कई कई फैकल्टीज़ की बुक्स हैं। कई फैकल्टीज़ की बुक्स हैं जो बेसिकली सर 189 पेजेस में पूरा ऑडिट करवा देती हैं, और इंस्टीट्यूट क्या मजाक कर रहा है, एक चैप्टर 189 पेजेस में डाल के रखा है। तो देखो भाई, अगर तुम बेसिकली इस चैप्टर में शॉर्टकट चाहते हो तो इन दैट केस फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं ये जो वीडियो रिलीज कर रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी इन मल्टीपल पार्ट्स। हो सकता है 3 पार्ट हो सकता है 4 पार्ट्स हो, पर एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो रहेगा दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट अल्टीमेट डिस्कशन वीडियो ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। मैं इस वीडियो के अंदर इस वीडियो और इस वीडियो की जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोफेशनल एथिक्स में, इसके ऊपर बच्चों आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग द एंटायर प्रोफेशनल एथिक्स फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। सर, ऐसा क्यों? द मेन रीजन इज दैट आप सबके पास स्टडी मटेरियल है। जब कभी मैं कोई भी पॉइंट मार्क करूं यू कैन इजीली गो आउट एंड मार्क दैट पॉइंट ऑन योर ओन इन योर बुक एंड रेफर इट लेटर ऑन। अगर मैं कोई नोट बनवाऊं तो वो नोट आप ऑन द स्पॉट वहां पे लिख सकते हो। मेरी गारंटी है, आप किसी भी रैंकर की वीडियो ओपन कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, किसी भी रैंकर की बात कर रहा हूं, किसी भी रैंकर की वीडियो ओपन कर लीजिए और उनको पूछना कि उन्होंने ऑडिट के लिए कौन सी बुक रेफर की। सबका आंसर एक रहेगा, स्टडी मैट। जब सबका आंसर सेम है तो इन दैट केस क्यों हमें बेसिकली व्हाई डू वी हैव टू फॉल्टर ऑन दिस पॉइंट? अगर बच्चों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इंस्टीट्यूट की बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर एज ऑथर्स क्या हमारी बुक्स नहीं होती, हमारी बुक्स भी होती हैं, बट द पॉइंट इज दैट इंस्टीट्यूट जिस निटिग्रिटीज में जाता है वो निटिग्रिटीज में इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो आपको दिख जाएगा। मैं ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के पहले 20-30 पेजेस में ही आपको 20-30, हाँ 189 तो दूर की बात है, पहले के 20-25 पेजेस में आपको दिखा दूंगा इंस्टीट्यूट ने कितने क्वेश्चन वहां से पूछे हैं। पर फिर भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों पता है? एक रीजन जैसे बच्चे को डर लगता है। बच्चा बहुत सारी चीजें देख के ही डर जाता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वो सारे एरियाज जो होते हैं ऑथर्स के बुक में कवर्ड नहीं होते। फिर इन दैट केस जब वो चीज आती है पेपर में तो हम डर जाते हैं। अगर आप बेसिकली शिद्दत से 2 से 3 बार स्टडी मैट को रिवाइज करो तो इन दैट केस आपके लिए कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, उतनी मेरी गारंटी है। बट हाँ,
आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग इज रेलिवेंट, देयर विल बी सम एरियाज विच माइट बी इरेलीवेंट, विच वी नीड टू एलिमिनेट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। ठीक है, वीडियो शायद दो दो घंटे की हो, 2-2.5 घंटे की हो, आई डोंट नो। मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, बट एटलीस्ट मुझे जितना आज के पार्ट में कवर करना है उतना बच्चों, बाय द टाइम द शेड्यूल स्टार्ट, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, उतना मुझे कंटेंट आज के वीडियो में मेरा टारगेट है कवर करने का। तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास स्टडी मैट है, और आपको बेसिकली अगर 20 मार्क्स स्कोर करने हैं, ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द ओवरव्यू। बाय द वे, ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जिसका अटेम्प्ट May 25 में, नवंबर 25 के लिए है। ठीक है, ये स्टडी मैट भी May 25 ऑनवर्ड्स के बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये मेजरली वीडियो उस बच्चे के लिए जिसने आज तक प्रोफेशनल एथिक्स को टच नहीं किया है। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में जाने वाला हूँ, एज इफ यूर अ ब्लैंक स्लेट। आप समझ लीजिए आपके लाइफ का पहला प्रोफेशनल एथिक्स का लेक्चर आप देख रहे हो। ठीक है, हाँ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सर, क्या कोई कट शॉर्ट रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो एरिया मुझे रेलेवेंट नहीं लगेगा, आई विल नॉट रीड दैट। बट क्या मैं पूरा जो चैप्टर है कवर करने वाला हूँ? यस, इट विल बी इन अ सीरीज पार्ट, बट डेफिनेटली द एंटायर चैप्टर विल बी कवर्ड, उतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंड यू, व्हाट इज वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? इट इज गोइंग टू बच्चों प्रोफेशनल एथिक्स। द रीजन इज दैट बिकॉज बच्चों, एज ऑडिटर्स वी आर द ट्रस्ट बेयरर्स ऑफ द नेशन। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी यही बोला था कि बच्चों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की वैल्यू एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। बिकॉज बच्चों, वी आर द ट्रस्ट बेयरर्स, हमारी सिग्नेचर जो होती है, दैट इज द टोकन ऑफ ट्रस्ट। सारे के सारे यूजर्स जो हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे के सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, भले इट इज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, भले प्रोस्पेक्टिव, भले हम कोई भी रिपोर्ट दे रहे, कोई भी सर्टिफिकेट दे रहे, अगर उसके ऊपर बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर होती है, ठीक है, तो इन दैट केस लोगों को उस डॉक्यूमेंट पे भरोसा आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी पोर्ट्रे आवरसेल्फ इन अ मैनर which will ensure that कि we are not reducing the trust of the people of the nation। दोस्तों, आज इंडिया की बात क्या कर रहे हो, दुनिया भर में जैसे यूएस में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। वहाँ पे भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क को भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो डेफिनेटली ही नीड्स द सीपीए का सिग्नेचर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तभी जाके बच्चों whatever ट्रांजैक्शन ही वांट्स, दोस ट्रांजैक्शन विल गो अहेड। तो यू कैन इमेजिन बच्चों की कितना इंपॉर्टेंट है हमारा हमारा सिग्नेचर। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो therefore as auditors we have to ensure that we behave in a manner which ensures that कि हम लोग बेसिकली ऐसे बिहेव करें इन द मार्केट विच इंश्योर्स दैट कि हमारी रिस्पेक्ट और हमारी ट्रस्ट जो है वो मार्केट में कम ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, चैप्टर जो है प्रोफेशनल एथिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज द ओवरव्यू ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। सेकंड इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो है बच्चों, इसके अंदर वी सी अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट कैसी है, फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मैकेनिज्म क्या है देखने वाले हैं, व्हाट आर द वेरियस शेड्यूल्स। फिर बच्चों वी रीड द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड देयर आर रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नाउ, जो मैंने आपको अभी समझाया कि वाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट, वो बच्चों इंट्रोडक्शन में दिया है। ठीक है, फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट ये इंट्रोडक्शन उतना रेलिवेंट नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट। जस्ट वंस रिमेंबर दिस मोटो, बिकॉज हो सकता है अगर कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग फिरा और उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है, या ऐशा सुप्तेषु जागृति। ठीक है, बस इतना एक ही पॉइंट इसके लिए यहाँ पे रिलेवेंट है।
ओके बच्चों, अब डायरेक्टली इधर आ जाइए। यस, पेज नंबर 9.6 पे आ जाइए। ठीक है सर, अब तक जो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है उसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली वो कंटेंट बता रहा हूँ जिसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आ जाइए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। ओके बच्चों, तो 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल आपको याद रखना है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इन पांचों को आपको याद रखना है। ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू इंश्योर दैट ये 5 प्रिंसिपल्स आप हमेशा फॉलो करो। ठीक है, व्हेन यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चों, दैट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी हैव टू ऑलवेज एक्ट इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, ये रहे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो मैंने आपको अभी 5 बताए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है बच्चों, अभी इनको अपने को डिटेल में जाना है, एक एक समझने हुए। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, हम बच्चे हैं क्या, क्या हमें एक पॉइंट समझ में नहीं आता है। ठीक है, और इन क्या बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट ये चीज़ें, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो इंटर लेवल में पूछता था, क्या फाइनल लेवल में पूछने वाला है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो नवंबर 2024 का पेपर खोल के देख लीजिए बच्चों। नवंबर 2024 के पेपर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5C। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है सबसेक्शन 111, सबसेक्शन 112, और ये दिख लीजिए सबसेक्शन 113। ठीक है, सबसेक्शन 113 जो था बच्चों, ये नवंबर 2024 के पेपर में आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5C। ठीक है बच्चों, 5B और 5C आई एम नॉट श्योर, बट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने आपको बताया कि पहले के जो 20-30 पन्ने हैं उसके अंदर ही मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस दिखा दूंगा, मैंने बोला था आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, हम लोग कहाँ पे है, वी आर राइट नाउ ऑन पेज नंबर 7। इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर 7 से ही आपको 5 मार्क दे दिए। ठीक है, तो अगर एक बच्चा स्टडी में पढ़ने स्टार्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो फिर भी अगर आप भाई स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में तो फिर भी कंसंट्रेशन होता है। अगर आपने स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस भी कंसंट्रेशन से पढ़े होते तो फिर भी 5 मार्क लेके जाते। लेकिन क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द ऑथर्स बुक विल कंसाइज दिस पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होंगे ना, इनफैक्ट मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सेक्शन नंबर्स तो होंगे ही नहीं। ठीक है, मैंने खुद कितने सारे ऑथर, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी। ठीक है, हर ऑथर का अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू इंश्योर दैट जो बुक्स बन रही हैं बच्चों, दे आर बेसिकली मेड इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, ईजी टू रीड नोट्स बन रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हर चीज़ कवर नहीं होगी। लेकिन बच्चे की मेंटेलिटी से आप सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो बेसिकली ऐसा एक कोई सेक्शन सब सेक्शन देख लेता है 113। ठीक है, तो इन दैट केस बच्चा डर जाता है कि भाई मैं लिखूँ क्या इसके अंदर भाई अभी। ठीक है, तो इन दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू हैव टू इंश्योर दैट आप प्रॉपरली 1 से 2 बार स्टडी मैट डेफिनेटली रीड कीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। इंटेग्रिटी मीन्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल इंटेग्रिटी विच रिक्वायर्स द फर्स्ट पॉइंट। मैं जो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ दीज आर कीवर्ड्स, मैं पूरी लाइन मार्क नहीं करूंगा, मैं केवल केवल कीवर्ड मार्क करूंगा। और इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे इंस्टीट्यूट ने भी कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है। ठीक है, मैं इसके ओवर एंड अबाउ कुछ वर्ड्स हाईलाइट करूंगा। ठीक है, वो तो वर्ड हाईलाइट करूंगा ही, प्लस उसके ओवर एंड अबाउ भी हाईलाइट करूंगा जिनको आपको एग्जाम में एज अ कीवर्ड समझ के लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड आता है अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये वाला shall ensure that he has to be straightforward and honest in all his professional and business relations। मतलब जो जो डीलिंग वो कर रहा है उसमें उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है और ऑनेस्ट होना है। 2 वर्ड आपको लिखने हैं अगर इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन ऑल हिज बिजनेस डीलिंग्स, इन ऑल हिज बिजनेस रिलेशनशिप्स ही हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, और 2 वर्ड्स आए। ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ते जाओ। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और मैं वहाँ पे ऑफलाइन टीचर आपका बैठा हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो इन द केस कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है, मैं बहुत सोच समझ के वीडियो रिलीज कर रहा हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसका ऑडिट बहुत वीक है। ठीक है, और वो प्रोफेशनल एथिक्स को एक सहारा बन के चल रहा है कि ये तो मुझे एटलीस्ट मार्क्स दिला देगा। ठीक है, तो बच्चों उस बच्चे को मैं मद्देनजर रख के सोच रहा हूँ कि आप वो बच्चे और आप वहाँ बैठे हो। ठीक है,
तो देयरफॉर एकदम प्रॉपर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है। मेरे जो कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर बच्चों क्या पॉइंट है कि जहाँ पे मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। ये 4 वर्ड्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस, ठीक है। तो हमें हमेशा जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव टू बेसिकली डू एवरी वर्क विथ ट्रूथफुलनेस, ठीक है। कोई भी चोरी चकारी नहीं, कोई भी करप्शन वरप्शन नहीं, हमें हमेशा एकदम ट्रूथफुल रहना है। हमें हर उस क्लाइंट के साथ से दूर भागना है जो चोरी चकारी कर रहा है, ठीक है। देखो, अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विथ any report, with any return, with any communication, or where he knows believes that information contains materially false or misleading statement, contains statements or information provided negligently, or omits required information or obscures required information where such omission or obscurity would be misleading। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको किसी भी ऐसे रिपोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है, किसी भी ऐसे रिटर्न के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है। ये सारा डेटा जो हमारे क्लाइंट का है, आपका नाम ऐसे रिपोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, आपका एसोसिएशन किसी भी रिटर्न के साथ नहीं होना चाहिए, आपका नाम शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी कम्युनिकेशन which is बच्चों materially misleading, which is a materially false statement, materially false statement है, materially misleading statement है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट बच्चों जो बेसिकली सामने वाले ने नेग्लिजेंटली, बिना सोचे समझे डाल दी गई है। कई बार बच्चों आपने देखा होगा ना, यू हैव वन चैप्टर दैट इज इन लॉ, दैट इज लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऑल्सो। लॉ जब आपके पास सिलेबस में था तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि बच्चों की एक एंटायर लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, कि जहाँ बेसिकली आज बच्चों दिस सेम चैप्टर लाइबिलिटीज ऑडिटर वाज देयर इन द ओल्ड सिलेबस ऑडिट सब्जेक्ट बच्चों। एंड उसके अंदर ना देयर वाज एन एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल द एरियाज वेयर ऑडिटर हैज टू बी वेरी केयरफुल। एंड वन सच एरिया वाज बच्चों कि जहाँ पे विद व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नेम इज बीइंग एसोसिएटेड विद एनी प्रोस्पेक्टस, एंड प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी लाइन नेग्लिजेंटली बता दी गई तो ऑडिटर के ऊपर भी बच्चों लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। therefore you should not be associated with any document with where data is provided negligently, okay। you should not be associated with any return which omits or obscures required information। मतलब क्या कि जहाँ बेसिकली जो भटकाए, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड ना करे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे और सामने वाले को भटकाए, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एसोसिएट नहीं रहना चाहिए। हाउएवर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अभी ध्यान से सुनिएगा केयरफुली, ऐसे सिनेरियो में सवाल उठता है कि सर, ध्यान से देखना अभी ये पॉइंट जो है ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कई सारे ऑथर के बुक्स में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट बच्चों हमारे स्टडी मैट में कवर्ड है, ठीक है। देखिए 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है अपने को, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बच्चा पार्टी 2 डॉक्यूमेंट आपको सामने दिख रहे हैं, बराबर ना। पहला डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने बनाए, ये है बच्चों हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, बराबर है बच्चों। सपोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओके, इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लाइंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एंड बच्चों इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है ना, यहाँ पे क्लाइंट ने यूज़ किया हुआ है कॉस्ट और NRV विच एवर इज हायर। देयरफॉर क्लियरली हमें पता है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, एंड ये मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है, बराबर ना। मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल में दिख रही है, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट पहले हमने बोला कि अगर मैं इस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं तो इंटेग्रिटी का प्रोविजन क्या कहता था, इंटेग्रिटी का प्रोविजन कह रहा था प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट knowingly be associated with any report, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन वेर ही बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्स विद एनी रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन, सो अदर इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ तो यहाँ पे मैं कहना इसे एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
कहने से बच्चों मैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ विच कंटेन्स मटीरियली मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, है कि नहीं, विच इज मटीरियली मिसलीडिंग, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट एसोसिएट हूँ। लेकिन बच्चों इट इज ओके टू एसोसिएट विद सच डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ मॉडिफाइड ओपिनियन। बच्चों अगर मैं एक मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाला हूँ, इधर इट इज गोइंग टू बी क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ तब बच्चों इट इज कंप्लीटली फाइन टू बी एसोसिएटेड। ये देख लीजिए यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है। However, a professional accountant will not be considered to be in breach of matters mentioned in para 2, मतलब इनके साथ, मतलब I will not be deemed to be in breach of integrity provisions provided the accountant provides a modified report in respect of such above mentioned matters। because बच्चों कहने से I am doing the right thing, yes or no, मैं तो सही चीज कर रहा हूँ, मैं मॉडिफिकेशन में मेरी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो बेसिकली सारे यूजर्स को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये मिसस्टेटेड है। ठीक है, चलो एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर और हैविंग एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड यू शैल टेक स्टेप्स टू डिसएसोसिएटेड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंश्योर कीजिए कि अगर आप डिसएसोसिएट हो सकते हो तो हो जाइएगा। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे क्लाइंट ने कोई तो फ्रॉड एंड एवरीथिंग फ्रॉड किया हुआ है, तो इन दैट केस यू कैन इजीली विदड्रॉ फ्रॉम दैट एंगेजमेंट इफ पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अभी इंटेग्रिटी के बारे में समझ में आ गया। इंटेग्रिटी वाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, 111 याद रखना है, 111। ठीक है, 111 इज द सबसेक्शन। फिर बच्चा आपको 4 वर्ड याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग, बराबर ना, ये 4 वर्ड मैंने आपको बताया। फिर बच्चों इंटेग्रिटी के अंदर क्या आते हैं बच्चों, 3 स्टेटमेंट्स आते हैं जिनके साथ जो ऐसे रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन विच इंक्लूड दीज 3 थिंग, उनके आपको एसोसिएट नहीं रहना है। ठीक है, वेयर इट कंटेन्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, वेयर इट कंटेन्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, वेयर बच्चों इट ओमिट्स इन्फॉर्मेशन, ऑब्सक्योर्स इन्फॉर्मेशन, एंड वेयर इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, याद है ना वो प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल। बट यू कैन बी एसोसिएटेड वेयर यू आर गिविंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। आप जहाँ आप हिंदी में याद करने की ट्राई कीजिए कि 4 वर्ड्स हैं ऊपर वाले, 3 सेंटेंस हैं, एंड आप बेसिकली अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टे एसोसिएटेड। बट इंश्योर कीजिए कि ट्राई टू डिसोसिएट योरसेल्फ विद द क्लाइंट द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट सच काइंड ऑफ डीलिंग, कि भाई अगर फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स हो रही है तो डिसोसिएट कर लीजिए। ठीक है, हो गया इंटीग्रिटी वाला पॉइंट। आपको आई होप अभी पूरा समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, टू एक्ट इन एन अनबायस्ड मैनर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, टू एक्ट इन एन अनबायस्ड मैनर। ठीक है, देखिए, a professional accountant shall comply with the principle of objectivity which requires an accountant not to compromise business judgment, not to compromise your judgment because of bias, conflict of interest or influence of others, बराबर ना। मतलब क्या बच्चों कि जहाँ पे अगर अगर लेट्स सपोज करते हैं आई शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, मुझे एकदम एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जैसा मेरा ओपिनियन देना है। ठीक है, accountant shall not undertake activity if circumstantial relationships unduly influence the accountant's judgment regarding the activity। तो therefore सिंपल फंडा है, 112 बोल रहा है कि भाई ऐसा काम मत एक्सेप्ट करो जहां पे बेसिकली क्या होने वाला है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होने वाली है, ऐसा काम एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, तो इधर लिख दीजिए बच्चों, सिंपल पॉइंट क्या है, डू नॉट एक्सेप्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो अभी नवंबर 2024 में बच्चों आके चला गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों इमेजिन कीजिए अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, 2025 में आप सीए बने। ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या आगे आने वाले सालों में क्या इनकम टैक्स में अमेंडमेंट नहीं आने वाली, जाहिर से आने वाली है। मुझे बताइए क्या जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं आने वाली है, जाहिर से आने वाली है। क्या इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी, जाहिर सी बात आएंगी। बट यू हैव क्लियर्ड इन दिस एग्जाम, डज इट मीन दैट कि आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट, दैट इज द रीजन वाई बच्चों बहुत सारे सीपी सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं।
कभी तो जाइए वेबसाइट पे जाके देखोगे तो कितने सारे वेबिनार्स, कितने सारे बच्चों मीटिंग्स होती हैं, ईमेल्स आते हैं मेंबर्स को कि प्लीज अटेंड दिस, प्लीज अटेंड दिस। व्हाई इज दैट? इट इज डन बच्चों विद द ऑब्जेक्टिव कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सारे बच्चों क्या हो जाए, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल अवेयर विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो हमारा सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हमें वो स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए जो हमें बेसिकली रेलेवेंट रखे इन द मार्केट। आज के जमाने जैसे बच्चों एआई आ चुका है, ठीक है, तो देयरफॉर यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। वी आर नॉट सेइंग दैट गेट द टेक्निकी। आज आपको कोई एआई एल्गोरिदम मॉडल बनाने के लिए कोई बोल नहीं रहा है, बट उसका इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली ऑडिट करने के लिए, वो तो आपको जानना पड़ेगा। इसके डिटेल जानकारी हम लोग डिजिटल ऑडिट चैप्टर में पढ़ते हैं, बराबर ना। उसका डिजिटल ऑडिट का वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, ड्यू केयर। ड्यू केयर का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको नेग्लिजेंटली काम नहीं करना है। आप काम कीजिए विथ प्रॉपर बच्चों, टेकिंग प्रॉपर केयर विथ प्रॉपर प्लानिंग। इंश्योर कीजिए कि कोई चीज मिस आउट ना हो जाए, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू, देखिए लुक एट द लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज सो इजी। पहले तो अटेन कीजिए प्रोफेशनल नॉलेज। अटेन करने का मतलब क्या होता है? अटेन इज टू बेसिकली ग्रास्प द नॉलेज। अटेन मतलब पढ़िए, उसको ग्रास्प कीजिए, ठीक है। एक बार ग्रास्प कर लिया, ठीक है, नॉलेज को एंड स्किल्स को, ठीक है, दो चीजें। अटेन करो मतलब सीखो, ठीक है। अटेन करना मतलब सीखना। अटेन करने का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखना। एंड मेंटेन, मेंटेन करना मतलब क्या है? इज टू स्टे अपडेटेड, ठीक है। मेंटेन करना मतलब क्या बच्चों? इज टू स्टे अपडेटेड, ठीक है। एक बार आपने सीख लिया तो एक बार आपने सीख लिया तो इन के बच्चों उसके बारे में कोई भी नया अपडेट आया तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद इट, ठीक है। तो अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन क्या? नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट क्लाइंट, अगर मैं बच्चों मेरा सीए इन प्रैक्टिस हूं मैं, ठीक है, तो मेरा क्लाइंट होगा। अगर बच्चों मैं किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा हूं तो इन दैट केस मेरा एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। आज बच्चों तुम मुझे बताओ, ठीक है, थिंक अबाउट इट टुडे, अड्डा 247, अड्डा 247 है, बराबर है। और बच्चों मैं हूं यहाँ पे आकाश। आज बच्चों तुम मुझे बताओ, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विस, बराबर ना, मैं मेरी सर्विस अड्डा 247 को दे रहा हूँ। अड्डा 247 मुझे उसके लिए पे कर रहा है कि नहीं? तुम मुझे बताओ, डोंट यू थिंक सो आई शुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटेंट सर्विस? यस और नो? आई शुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटेंट सर्विस मतलब क्या कि जहाँ पे आज मुझे इंश्योर करना चाहिए। आज मैं बोल देता हूँ कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा, ठीक है, जो आपको बोले कि भाई मैं कोई क्लास लेने के पहले प्रिपेयर नहीं करता हूँ। बच्चों मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हर एक फैकल्टी जब भी कोई लेक्चर ले रहा है और वो अगर वो तबला तोड़ लेक्चर जा रहा है ना, ठीक है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ बच्चों कि दे हैव प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द क्लास, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर रिवाइज करके रखते हैं और उसके बाद बच्चों वो लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यस, हो सकता है इफ देयर इज अ सीनियर फैकल्टी हु हैज बीन इन द बिजनेस फॉर हु हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 50 इयर्स, दे माइट नॉट बी रिक्वायरिंग दैट लेवल ऑफ रिविजन्स, ठीक है। बट बच्चों हर फैकल्टी को रिविजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्यों होती है बच्चों? ताकि हम लोग एक कॉम्पिटेंट सर्विस दे पाए, है कि नहीं? तो सिमिलरली बच्चों आज यहाँ क्या हो रहा है, मेरा ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है बच्चों? ये मेरा एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्या कर रहा है? ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन बच्चों मेरे को क्या दे रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग मी द मनी, ठीक है, सो दैट आई एम एबल टू सर्वाइव। अकॉर्डिंगली बच्चों आई नीड टू इंश्योर कि मैं उनको कॉम्पिटेंट सर्विस दूं। तो सेम लॉजिक चलता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, मेरा क्लाइंट अगर इफ ही इज पेइंग मी द फीस, तो इन दैट केस आई नीड टू गिव हिम अ प्रॉपर सर्विस, कॉम्पिटेंट सर्विस। या फिर मेरा एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं कॉम्पिटेंट सर्विस दूं based on the current technical and professional standards and relevant laws. Legislation मतलब laws, ठीक है। And act diligently in accordance with applicable technical and professional standard. Diligently मतलब क्या? with care, बराबर ना, घाई घाई मत करो। So I hope पॉइंट नंबर 1 के पूरे ए और बी आपको समझ में आ गया। सिंपल पॉइंट था। और देखो एक बार अगर आप थोड़ा गौर फरमा के देखोगे ना तो इनमें क्या आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, याद रहेगा, ठीक है। ये जो मैं जो येलो मार्क कर रहा हूँ कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिखना है,
ठीक है, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड कौन सा मार्क दे बच्चों, इट इज व्हाट, क्लाइंट एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे आपको दिमाग में आना चाहिए कि अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स सो दैट you are able to provide a competent service to your client or employing organization, ठीक है, in accordance with the standards, in accordance with the standards, got it, बस सिंपल। एंड दूसरा, act diligently in accordance with the standards। नेक्स्ट देखो कितने सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। ये और एक चीज बच्चों मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या होता है पता है, एग्जाम में याद रखेगा बच्चों। देखो आप अगर नोटिस करो सेक्शन नंबर बच्चों ये देख लीजिए, जहां आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, देख रहे हो 1 2 3, देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 देखा। फिर देखिए ऑब्जेक्टिविटी के अंदर बच्चों पॉइंटर्स नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिविटी का आंसर आने के चांसेस कम है। स्टडी मैट में जहां जहां आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये देख लीजिए। अगर आप देखोगे कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर भी, बच्चों कितने सारे पॉइंट्स देख रहे हो, ये वाले, ये डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ अलाउड है, देख रहे हो ABC, यू आर सीइंग दिस। जहां जहां ऐसे पॉइंटर वाले क्वेश्चन है ना, वो इंस्टीट्यूट मेजॉरिटी टाइम्स पूछता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बच्चों क्या होता है कि जहां पे देन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग उनके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए आसान हो जाती है, वो रीजन है। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 2, देखो आया ना, वापस वही चीज रिपीट हो रही है। सर्विंग माई क्लाइंट, अगर मैं CN प्रैक्टिस हूँ, एंड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अब मुझे इसको वापस बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है। विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ साउंड जजमेंट इन अप्लाइंग द नॉलेज एंड स्किल व्हेन अंडरटेकिंग सर्विस, ठीक है। अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा हूँ तो कई जगहों पे मुझे जजमेंट लगानी पड़ेगी, अप्लाइंग माई नॉलेज। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स अ कंटिन्यूइंग अवेयरनेस and an understanding of relevant professional and business developments. Continuing development enables a professional to develop and maintain the capabilities to perform competently. तो बच्चों अगर मैं बेसिकली खुद को कंटिन्यूसली डेवलप करते रहूंगा तभी तो मेरी नॉलेज मेंटेन होगी, मतलब मेरी नॉलेज अपडेट हो पाएगी, मेरी कैपेबिलिटीज अपडेट होंगी। Diligence encompasses responsibility to act in accordance with the requirements of the assignment thoroughly and on timely basis, ठीक है। 3 चीजें बच्चों, केयरफुली, थॉरली एंड ऑन टाइमली। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि आपको कैसे एक्ट करना है, केयरफुली, थॉरली एंड टाइमली बेसिस पे। In complying with the principle of professional competence, accountants shall take reasonable steps to ensure that those working in professional capacity under the authority have appropriate training and supervision। ये देख लीजिए, ये क्या है बच्चों, जहां पे मुझे इंश्योर करना है कि मेरे टीममेट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, तभी तो वो लोग कॉम्पिटेंट रहेंगे। देखो ना, इन कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, बराबर मतलब आप सोल प्रोप्राइटर, shall take reasonable steps to ensure that those working in under the accountant's authority have appropriate training and supervision। मतलब बच्चों अगर आप सीए बनने के बाद एक सोल प्रोप्राइटर बन गए, ठीक है, और आपने अपनी खुद की सीए प्रैक्टिस खोली, आपके 2 दोस्तों ने सीए फॉर्म खोल दिया, आपकी जिम्मेदारी होगी ये इंश्योर करना कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती रहे। Where appropriate, accountant shall make clients, employing organization or the users of the service aware of the inherent limitations in the service, ठीक है, aware of the limitations that are inherent in their service or activities। बच्चा बट ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड इन MCQs, ठीक है, ये पॉइंट MCQs में भी आ सकता है कि क्या हमें बेसिकली इनहेरेंट लिमिटेशंस को हमें इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को, तो यस, ठीक है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस भी है, ठीक है, याद है ना, ऑडिट की कौन सी लिमिटेशन बच्चों, वी हैव दैट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर बच्चों आने वाला है टाइमलीनेस, हमें ऑन टाइम कंप्लीट काम करना पड़ता है। देयर इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों जो लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के बारे में हमें क्लाइंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं वो भी क्लाइंट को बताना चाहिए। चलो बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट वन, सेक्शन 114 टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, बराबर है। कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बच्चों इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। A professional accountant shall comply with the confidentiality which requires an accountant to respect confidentiality of information acquired as a result of professional or employment relation।
ओके मार्क कीजिए, बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर मतलब क्या? अननोइंगली। ठीक है बच्चों, तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाइज आपको क्या ध्यान रखना है, इनएडवर्टेंटली डिस्क्लोज मत कीजिए इन अ सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट और एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। बच्चा पार्टी इन अ सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई फैमिली गैदरिंग हो गई, फैमिली गेट टुगेदर हो गया, ठीक है, ऐसी कोई अगर सोशल गैदरिंग है तो सोशल एनवायरनमेंट में आप गलती से कोई किसी को भी अपने क्लाइंट की चीजें बक मत देना। ठीक है, आपके क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। यू हैव टू बी अलर्ट टू द फैक्ट, आपको अलर्टनेस दिखानी है कि मैं कहीं सोशल एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी अपने क्लाइंट की चीजें शेयर ना कर दूं। ठीक है, बिकॉज बच्चों कहने से वी आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट एट द क्लाइंट प्लेस। आपको पता होता है कब आईपीओ आ रहा है, आपको पता होता है कब मर्जर होने वाला है, तो यू आर प्रीवी टू अ लॉट ऑफ डेटा। आप आपके इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर्स तक भी नहीं रखते। ठीक है, हस्बैंड वाइफ क्या शेयर नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड क्या शेयर नहीं कर सकता, मॉम डैड क्या शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मतलब क्या, अभी तक हमारा क्लाइंट हुआ भी नहीं है। ठीक है, वो क्लाइंट के डेटा भी अपने को बच्चों क्या करना है, सेफ रखना है। अगर क्लाइंट स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी मीटिंग कुछ डेटा शेयर कर रहा है, वो भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। Not to disclose confidential acquired as a result of professional inquiry outside the firm without proper or specific authority unless there is a legal or professional duty to disclose। मतलब क्या बच्चों, हम डेटा बाहर वाले का शेयर नहीं कर सकते अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करे। ठीक है, जैसे बच्चा आपको पता है व्हेन यू आर बेसिकली रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग कर रहे हो तो दैट इज अलाउड। ठीक है, तब आप क्लाइंट का डेटा डिस्कस कर रहे हो तो इट इज कंप्लीटली अलाउड, नो प्रॉब्लम। Not to use confidential information acquired as a result of professional for his personal advantage of the accountant or advantage of a third party। आर यू क्लियर? मतलब क्या बच्चों, हमें बेसिकली वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेचनी नहीं है, नॉट टू सेल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, और ना तो हमें खुद यूज़ करनी है, बराबर ना बच्चों, एज इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए अपने को इस्तेमाल नहीं करनी है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन। आर यू क्लियर? Not to use or disclose any information either acquired as a result of accountant or employment relationship। ठीक है, एंड आफ्टर दैट रिलेशनशिप हैज एंडेड। ये देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं किसी क्लाइंट का ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था या फिर किसी क्लाइंट का एम्प्लॉय था, उनका अगर मेरे पास कोई पर्सनल डेटा है, उनका अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा मेरे पास है, तो बच्चों व्हेन आई लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद भी मुझे उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। Take reasonable steps to ensure that personnel under the accountant's control and individuals from whom advice are obtained respect the accountant's duty of मतलब क्या हमारे एम्प्लॉयज भी जो है, हमारे एम्प्लॉयज टेक टू इंश्योर दैट पर्सनल अंडर माई कंट्रोल, ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम होम एडवाइस एंड असिस्टेंस ऑब्टेन्ड रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट का ड्यूटी ऑफ मतलब क्या बच्चों, ये ध्यान दीजिए। एज अगर आप बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोप्राइटर हो, ठीक है, तो बच्चों आप बहुत सारा आपका क्लाइंट का डेटा आपके एम्प्लॉयज क्या शेयर करोगे। हो सकता है आपके कोई तो बच्चों मेंटर रहे बिजनेस में, मेंटर की जो आपकी हेल्प करते हैं, तो आप बेसिकली उनके साथ डिस्कस करोगे, एम्प्लॉयज को बताओगे। तो बोथ ऑफ दीज गाइज हैव टू इंश्योर कि भाई हम लोग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। ठीक है बच्चों, मेंटर को भी किसी और को नहीं बताना है, एम्प्लॉयज को भी नहीं बताना है। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बच्चों क्लाइंट बिंदास अपने को डेटा क्यों शेयर करता है? बिकॉज उसको सीए पे भरोसा है। नेवरदलेस फॉलोइंग वेयर अकाउंटेंट्स आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, ये हटा दीजिए। फॉलोइंग आर नेवरदलेस, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेज, ऐसे ही वर्ड एग्जाम में यूज होता है। सर्कमस्टेंसेज वेयर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और व्हेन डिस्क्लोजर माइट बी अप्रोप्रिएट। कब कब बच्चों हम लोग डेटा डिस्क्लोज कर सकते हैं? जाहिर सी बात है बच्चों, अगर क्लाइंट हमें परमिट कर रहा है तो कर सकते हैं, और लॉ रेगुलेशन रिक्वायर कर रहा है तो कर सकते हैं।
ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है तो इनका क्या अपन डिस्क्लोज कर सकते हैं। एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस इन द कोर्ट कोर्स, द डिस्क्लोजर और टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ दैट कम्स टू लाइट। बराबर बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया, हम लोग किसको बताते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ दैट कम्स टू लाइट, बराबर, पब्लिक अथॉरिटीज, जैसे कि याद है ना बच्चों, हम लोग बेसिकली सेक्शन 143(12) के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर ना, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बच्चों हम लोग ADT 4 लिख के हमारे क्लाइंट के जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ का फ्रॉड रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द एज एविडेंस इन द कोर्ट, ये अपन कर सकते हैं बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वेर इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज बाय क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट खुद ऑथराइज कर रहा है तो कर सकते हैं, या मेरा एम्प्लॉय, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है करो तो कर सकते हैं। There is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law to comply with requirements of peer review or quality review. ठीक है, to respond to an inquiry or investigation by the professional regulatory body, to protect the professional interest of the accountant in legal proceedings, to protect the professional interest of the accountant, मतलब क्या बच्चों, खुद को बचाने के लिए अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है तो इन द केस आप कोर्ट के कटघरे में डेटा शेयर कर सकते हो, एंड टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आगे बच्चों याद रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी कब का, आप बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी कब दे सकते हो, लॉ बोल रहा है तो, अगर इफ इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, अगर बच्चों इट इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, कब होता है बच्चों, व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बेसिकली पीयर रिव्यू के लिए, क्वालिटी रिव्यू के लिए, फॉर द अकाउंटेंट टू बेसिकली सेफगार्ड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंटेंट लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट केस, कोर्ट केस में खुद को बचाने के लिए बच्चों, अगर कोई इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन, तब आप डेटा दे सकते हो। एंड लास्ट बच्चों, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो डेटा। इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेंट शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, वेदर द, अब ये देख लीजिए, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दिस कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन, मैं बाजू में लिख देता हूँ, सेपरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। ये भी बच्चों सेपरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि कब 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 आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हो, तो ये आपको बाय हार्ट करके जाना है। ठीक है, और अभी क्या बच्चों, इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेंट शुड कंसिडर, मतलब क्या, कौन सी चीजें मैं मद्देनजर रखूं ये सोचने के पहले कि मैं डिस्क्लोज करूं कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, whether interest of any party including third party whose interest might be affected could be harmed if the client or employing organization consents to the disclosure of information by the professional accountant। क्या सोचना है बच्चों में, क्या कोई थर्ड पार्टी को बेसिकली थर्ड पार्टी इज गोइंग टू गेट impacted, whether interest of any party including third party whose interest might be affected, whether all relevant information is known and substantiated to the extent practical। substantiated मतलब क्या बच्चों, क्या आपके पास प्रूफ अवेलेबल है। आप अगर किसी के बारे में भी इल्जाम लगा रहे हो, जैसे ADT 4 में बच्चों क्लाइंट के अगेंस्ट अगर हम लोग जाके बोल रहे हैं फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या आपके पास प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है। ठीक है, द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज एड्रेस्ड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट, मतलब क्या बच्चों, कि याद है ना ADT 4 के टाइम पे हम लोगों को भेजना है बच्चों, एक ईमेल भी भेजना है, प्लस बच्चों हम लोगों को स्पीड पोस्ट भेजना है। क्या भेजना है, स्पीड पोस्ट। आर यू क्लियर, स्पीड पोस्ट भेजना है, एंड टू होम इट इज एड्रेस। ठीक है, इसको एड्रेस है बच्चों, याद है ना, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपको ये मद्देनजर रखना है कि आप कैसे भेजने वाले हो और किसको भेजने वाले हो। एंड लास्ट, वेदर द पार्टीज टू कम्युनिटी एड्रेस्ड आर अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स, बराबर ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, आप मोदी जी को नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट इट टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो देयरफॉर 4 चीजें मद्देनजर रखनी है बच्चों। पॉइंट नंबर 1, क्या कोई थर्ड पार्टी को हार्म होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, क्या आपके पास वैलिड प्रूफ अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 3, जो अपन कम्युनिकेट करने जा रहे हैं बच्चों, वो बेसिकली इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसको एड्रेस होना चाहिए, एंड क्या वो रेसिपिएंट इज एन अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट। ये 4 चीजें मद्देनजर रखनी है आपको व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्क्लोज द क्लाइंट का डेटा। Professional accountant shall continue to comply with confidence even after the end of the relationship between the accountant and client. When changing employment or acquiring a new client, the accountant is entitled to use prior experience but shall not use or disclose any information acquired or received as a result of relationship। मतलब बच्चों, जब आप नए काम को चालू करने जा रहे हो तो पुराने फर्म में जो आपने काम किया उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए, बट वहाँ के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है बच्चों, लास्ट आता है सेक्शन 115, दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रोफेशनल बिहेवियर व्हिच रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड पहला पॉइंट आया कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, अवॉइड एनी कंडक्ट व्हिच ही नोज
might discredit the profession. Conduct that might discredit includes conduct that is reasonable and informed third party would be likely to conclude adversely affects the good reputation. ठीक है, इन शॉर्ट आपको क्या करना है, अवॉइड एनी कंडक्ट दैट adversely affects the good reputation of the profession. तो 3 पॉइंट्स है बच्चों, कंप्लाई कीजिए रेलेवेंट लॉस को, अवॉइड कीजिए एनी कंडक्ट दैट ब्रिंग्स डिसरेप्यूट डिस्क्रेडिट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एनी एक्ट which basically will adversely affect the profession. Accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation, or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity or good reputation of the profession. मतलब क्या, ऐसे किसी भी काम में इंडल्ज मत कीजिए जहां बेसिकली क्या होने वाला बच्चों, इट विल इम्पेयर द इंटेग्रिटी. जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, देयर आर मेनी, इमेजिन कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट providing service to convert black money to white money. और बच्चों, और ये तो अलग हो गया, ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड मनी. और बच्चों इलीगल मनी जो होता है, इलीगल मनी को मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस. ठीक है, तो आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हो आपके क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होने वाला है, यू आर डेफिनेटली ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन. When promoting himself and his work, accountant shall not bring the profession into disrepute. Accountant is required to conduct his affairs in a manner that he remains outside the boundaries of the profession and other misconduct. Accountant shall be honest and truthful and shall not make exaggerated claims for the services they are able to offer, the qualifications they possess or experience they have gained. ठीक है, तो ये काम को नहीं करना है, मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हैं. ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड, ये देख रहे हो ये वाला, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, इन अ सर्विस इंडस्ट्री, क्या बोला मैंने, इन अ सर्विस इंडस्ट्री यू शुड अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर. याद रखिएगा हमेशा, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर. बच्चा बेटी, डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस टू द वर्क ऑफ अदर्स. मतलब क्या कि भाई जहाँ पे बेसिकली वो लोग वो ऐसा काम कर रहे हैं, हम उससे बेहतर काम करेंगे, ऐसा कोई आपको बेसिकली रेफरेंसेस देना नहीं है. एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स टू एडवर्टाइज एनी प्रोफेशनल फैक्ट्स विच आर इन वायलेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस. ठीक है, आप जानते हो बच्चों, आगे जाके हम लोग पढ़ने वाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट्स अलाउड है बट बहुत स्पेसिफिक वाली, तो हमें उन गाइडलाइंस को ब्रीच नहीं करना है. ठीक है, accountant should ensure that content of advertisement are true to the best of his knowledge and conformity with the guidelines and be aware institute does not own any responsibility whatsoever for any contents. However, accountant is in doubt about whether a form of advertising appropriate, he is encouraged to consult with the ethical standard board of ICI. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जो आप बेसिकली बच्चों एडवर्टाइजमेंट जो करने जा रहे हो, ठीक है, अगर क्या वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी तक आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लग रहा है, वो ग्रे लग रहा है कि इट माइट बी ओके, इट माइट नॉट बी, तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से पूछ लीजिए. ओके बच्चों, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं. ठीक है, हो सकता है शायद इंस्टीट्यूट कभी पूछ ले. अकाउंटेंट माइट फेस अ सिचुएशन इन विच कंप्लाइंग विथ वन फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट्स with complying with one or more other principles. In such situation, you have to consult with whom बच्चों? You have to consult with others in the firm, TCWG, the institute and बच्चों लीगल काउंसिल. ठीक है, तो याद रखना ये 4 जन जो है, यू नीड टू कंसल्ट विद देम अगर आपको लग रहा है कि एक प्रिंसिपल से कंप्लाई करना दूसरे प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ाने लायक है. तो चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, थ्रेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स. ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपको बता देता हूँ, मेजरली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रेट्स वाला. ठीक है, थ्रेट्स वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स तो बहुत ज़्यादा ईजी है.
हाँ बच्चों, चलो शुरू करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। थ्रेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स। अभी ये फंडा क्या समझना बच्चों, बाय द वे अभी रिसेंटली इंटर के एग्जाम में पॉइंट पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इसका ये अर्थ है कि इंस्टीट्यूट के रेडार में तो है, ओके। एंड बाय द वे 2.1 से ऑलरेडी अभी क्वेश्चन आके चला गया, बराबर ना। तो मेरी गट फीलिंग है कि बच्चों मई 25 के एग्जाम में हो सकता है 2.2 से एग्जाम में क्वेश्चन आए, जो मैंने आपको दोनों रीजन बता दिए इसके लिए। जनवरी 25 में ये थ्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया इंटर में, 2.1 से ऑलरेडी आ गया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बराबर ना, विच वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इन द नवंबर 24 अटेम्प्ट। तो 2.2 एक बहुत अच्छा कंटेंडर है मई 25 के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। The conceptual framework specifies an approach for the professional accountant to identify threats to complying with the compliance with the principles, evaluate the threat and address the threat, बराबर ना। it basically eliminate them and reduce them to acceptable low level। तो कौन से threats है बच्चों? Threats to compliance with the fundamental principles fall in one or more of the following categories। आप देख सकते हो बच्चों, इसके लिए अपन लोग जो हमेशा से एक याद करते हैं इज सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान, बराबर ना, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान, बराबर बच्चों। देख लीजिए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर बच्चों एस से आने वाला तुम्हारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए से आने वाला एडवोकेसी थ्रेट, आई से आने वाला है इंटिमिडेशन थ्रेट, एंड एफ से आने वाला है फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान आपको सिंपली याद रखना है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? मेरा प्रोफेशनल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस माय अकाउंटेंट जजमेंट। और ये बच्चों ये याद रखना, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस भी कहलाते हैं, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हमारी इंडिपेंडेंस भी बच्चों इंपैक्ट हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। अगर मेरा खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट है क्लाइंट में, तो मैंने क्लाइंट के शेयर्स बाय करके रखे, तो जाहिर सी बात है आई विल बी सेल्फ इंटरेस्टेड इन द क्लाइंट, means what? I will not be behaving ethically, I will not be behaving in an independent fashion। Point number 2, self review। अगर बच्चों ध्यान सुनेगा, अगर हम लोगों ने, मैंने ही क्लाइंट की अकाउंटिंग की है, मैं उनकी ऑडिटिंग कर रहा हूँ, सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ जाएगा, मेरे को मेरी गलती नहीं मिलने वाली। अगर बच्चों इमेजिन कीजिए, क्लाइंट प्लेस पे एक डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर जो था वो चार्ट अकाउंटेंट था, वो डायरेक्टर से उसने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया, हमारे सीएफएम उसने ज्वाइन कर ली, when now he's joined us, he's become a partner and we are auditing that client। तो इन शॉर्ट वो जब डायरेक्टर था उसने फाइनेंशियल बनाने में हेल्प की, अब वो हमारे यहाँ पे आके पार्टनर बन गया, अब हम उस क्लाइंट का ऑडिट तो कर ही रहे थे, तो अभी वो भी हेल्प करने वाला है ऑडिट करने में, तो कहने से वो खुद का ही काम ऑडिट कर रहा है, तब बच्चों सेल्फ रिव्यू थ्रेड आता है। ये देखिए, देखो देखिए, professional accountant will not appropriately evaluate the results of previous judgment made or an activity performed by the accountant or by another individual within the accountant's firm or employing organization on which accountant will rely when forming a judgment as part of performing the current activity। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बच्चों एडवोकेसी थ्रेट। अ थ्रेट दैट अकाउंट, मैं अगर क्लाइंट का लॉयर बन गया तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा बच्चों। पीपल विल स्टार्ट एसोसिएटिंग मी विद द क्लाइंट इफ आई बिकम द क्लाइंट का एडवोकेट। A threat that the accountant will promote a client position to a point that his objectivity is compromised। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है बच्चों? कि जहाँ बेसिकली मेरे और क्लाइंट के बीच में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, ठीक है, लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट ऑफ द, टू एक्सेप्टिंग ऑफ द वर्क। ठीक है, कि भाई जहाँ पे अपन लोग जहाँ बहुत सिंपैथेटिक हो गए अपन लोग, तो दैट इज फेमिलियरिटी थ्रेट। एंड इंटिमिडेशन थ्रेट तो सिंपल है बच्चों, डराना धमकाना, क्लाइंट हमें बहुत डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। The following are the examples of facts and circumstances within each of these categories of threats that might create threats for professional accountant। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम में वो लोग जानबूझ के बच्चों क्या करेंगे बताएं। ये देखिए, जितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको 5 पॉइंट, ये देखो पॉइंट 5 पॉइंट्स, 5 में से एक पॉइंट उठाएंगे, एक पॉइंट के ऊपर केस स्टडी बोलेंगे और बोलेंगे तुम्हें कि प्लीज आइडेंटिफाई दिस थ्रेट एंड इसके ऊपर थोड़ा इलेबरेट करो, तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बच्चों,
अगर मेरा अकाउंटेंट इज हैविंग अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सेल्फ इंटरेस्ट जाग जाएगा। अगर मैंने क्लाइंट के शेयर्स बाय कर लिए तो, बराबर ना। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या बच्चों, बाइंग शेयर्स। नेक्स्ट, professional accountant is quoting a low fee to obtain a new engagement and the fee is so low that it may be difficult to perform the service in accordance with the applicable standards। ठीक है, अगर मैं बच्चों क्लाइंट को रिझाने की ट्राई कर रहा हूँ कम फीस ट्राई देके, तो कहने से आई वांट दैट क्लाइंट, ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है मेरा क्लाइंट के साथ, ठीक है। अकाउंटेंट हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। बराबर ना, इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों लिस्टेड क्लाइंट्स में। लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल लिख दीजिए। लिख दिया बच्चों, ओके, लिख दिया, ओके। Accountant discovering a significant error when evaluating the results of previous professional service performed by member of the accountant's firm। क्या पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। ये आपको शायद गलती से आप सेल्फ रिव्यू पे ना चले जाओ इसके लिए, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंट डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर when evaluating results of a previous service performed by member of his accountant firm। मतलब क्या, देखिए, सपोज कीजिए मेरा क्लाइंट है XYZ लिमिटेड, ओके बच्चों। अब सुनिए, अगर लेट्स सपोज करते हैं जो मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, मैं यहाँ पे ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंडर लेट्स सपोज करते हैं देयर इज अ पर्सन मिस्टर CA मुकेश, ठीक है बच्चों। अभी लेट्स सपोज करते हैं मुकेश इस क्लाइंट का ऑडिट हैंडल कर रहा था, और बच्चों जब मैंने रिव्यू किया ना लास्ट ईयर के ऑडिट में, मुझे मुकेश द्वारा की गई एक गलती दिख गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैं उस गलती को बच्चों आज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द एंटिटी, बराबर ना। आई डोंट वांट दैट एंटिटी टू आइडेंटिफाई दिस, तो इसके लिए बच्चों हो सकता है दैट वी माइट जस्ट थ्रो दिस अंडर द रग, ठीक है, वी माइट नॉट डिस्क्लोज दैट। See, professional accountant C Akash discovering significant error when evaluating results of the previous service। CA मुकेश ने लास्ट ईयर की जो सर्विस दी थी वो परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ माय फर्म। मेरे फर्म के किसी एम्प्लॉय ने जो सर्विस दी थी उसमें उसमें अगर डेफिशिएंसी थी तो इन दैट बच्चों मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। सेल्फ रिव्यू थ्रेट फोकस कीजिएगा। Accountant issuing assurance report on effectiveness of operation of financial statements after implementing the system। खुद ही मैंने सिस्टम इंप्लीमेंट किया, मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, तो जाहिर सी बात है मुझे मेरी गलती नहीं दिखने वाली। Accountant having prepared the original data used to generate records that are subject matter of assurance engagement। ठीक है बच्चों, मैंने ही ओरिजिनल डेटा क्रिएट करने में ट्राई की थी, मैंने ही जर्नल एंट्रीज पास करने में ट्राई की थी, वही जर्नल एंट्री बच्चों एट द एंड ऑफ जाके फाइनेंशियल बन रही है, ठीक है। देयरफॉर इन दैट केस मुझे मेरी गलती नहीं दिखने वाली। एडवोकेसी थ्रेट, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट और शेयर्स ऑफ द क्लाइंट। मैं सबको बोल रहा हूँ मेरे क्लाइंट के शेयर्स कर दो, शेयर्स कर दो, तो लोगों को लगने लग गया कि बच्चों मैं क्लाइंट की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं और क्लाइंट एक ही हैं। अकाउंटेंट एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, बराबर ना। तो अगर मैं क्लाइंट का लॉयर बन गया तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। अकाउंटेंट लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। बच्चों ये क्या होता है, लॉबिंग इन फेवर ऑफ अ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों ध्यान सुनना, इसको समझाता हूँ। बच्चा पार्टी आप जानते हो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट बच्चों अभी आने वाले फर्स्ट फेब को बच्चों को बजट लेके आएगी, है कि नहीं, एक बजट लेके आएगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो बजट है, इस बजट के अंदर लेट्स सपोज करते हैं दे आर गोइंग टू कम अप विद सम चेंजेस, ठीक है, दे आर गोइंग टू कम अप विद सम चेंजेस, ओके। लेट्स सपोज करते हैं दे आर गोइंग टू रिड्यूस the budget allocation for sugar industry। सपोज करो ऐसी उड़ती खबर है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द एलोकेशन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर फॉर शुगर इंडस्ट्री। इसकी वजह से बच्चों क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है शुगर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होगा, शुगर इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स घटेंगे, है कि नहीं, प्लस बच्चों कहने से स्टॉक प्राइस भी घटेगी।
करेक्ट है, स्टॉक भी डाउन जाएगा। तो इसके लिए बच्चों क्या हुआ पता है, मेरे ना कुछ क्लाइंट्स थे, ठीक है, मेरे कुछ शुगर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स थे, जो लोग मेरे पास आए, मेरे को बोला कि सर ऐसा तो होने वाला है, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए, ठीक है। तब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, आई वेंट टू सम कम्युनिटी, जैसे बच्चों बॉम्बे चार्ट अकाउंटेंट सोसाइटी होती है, ठीक है, ऐसे कई सारे चेम्बर्स हैं, मैं इन चेम्बर्स में गया और मैंने बहुत जम के बच्चों मोर्चा किया कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तब बच्चों हमने हमारी रिकमेंडेशन जो थी, हमने हमारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट तक पहुंचाई। क्या पहुंचाई बच्चों, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट तक पहुंचाई। तो बच्चों जाहिर सी बात है ना, सबकी नज़रों में क्या लगने लगेगा कि मैं मेरे क्लाइंट के लिए इतनी मगजमारी कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि मैं बिक गया हूँ, एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा, ठीक है। इट विल लुक लाइक कि एज इफ आई एम एडवोकेटिंग माई क्लाइंट, आई एम प्रोमोटिंग माई क्लाइंट, ठीक है। मैं जब आई एम गोइंग सो लीप्स एंड बाउंड्स फॉर माई क्लाइंट, तब ठीक है, तब बच्चों आई माइट नॉट अपीयर एज इंडिपेंडेंट इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। बच्चा पार्टी फेमिलियरिटी थ्रेट, मैं हैविंग माई क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर डायरेक्टर ऑफिसर, अगर माई वाइफ इज द डायरेक्टर ऑफ द एट द क्लाइंट प्लेस, तो जाहिर सी बात है फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा, ओके। डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, और एन एम्प्लॉय ऑफ द पोजीशन दैट एग्जिट्स इन्फ्लुएंस हैविंग रिसेंटली सर्व्ड एज द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है बच्चों। ये क्या पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, फोकस करो, ये समझाने के लिए बच्चों आप लोगों को एक नोट बना रहा हूं मैं, ये देखिए बच्चों। बच्चा पार्टी, थिंक अबाउट इट। ओके बच्चों, अगर क्लाइंट प्लेस पे एक डायरेक्टर था जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो छोड़ के यहाँ पे बच्चों पार्टनर बन गया, ठीक है। तो कहने से हम लोग जब इनका इस क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, तो कहने से वो बंदा खुद का ही काम ऑडिट करे, बिकॉज एज डायरेक्टर ही हेल्प्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, तो इट विल बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। लेकिन बच्चों सपोज कीजिए मेरा, हम लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइंट इधर है बच्चों, अगर यहाँ का जो इस क्लाइंट का एंगेजमेंट पार्टनर था, वो छोड़ के यहाँ पे बच्चों डायरेक्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, डायरेक्टर। बच्चों ये यहाँ पे डायरेक्टर तो आज बना है, लेकिन सालों से तो यहाँ पे पार्टनर था, तो कहने से इसके इस सीए फर्म में तो बहुत अच्छे कनेक्ट्स हैं, है कि नहीं। तो कहने से अब जब ये एंगेजमेंट पार्टनर यहाँ से छोड़ के यहाँ चला जाएगा, तो कहने से यहाँ के जो अदर्स हैं, अदर्स और यहाँ पे अभी जो पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर था जो यहाँ पे अब बच्चों डायरेक्टर बन गया, उसके साथ तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फेमिलियरिटी थ्रेट। आई होप द लॉजिक इज क्लियर बिटवीन द टू। एग्जाम में वो आपको ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ओके। एन ऑडिट टीम मेंबर हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, बना सालों से ऑडिट कर रहे हो तो फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा। बच्चों इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है, डराना धमकाना, बराबर ना, चाहे तो लिख दीजिए इधर वापस एक बार। Accountant being threatened with dismissal from a client engagement or a firm because of disagreement about the professional matter। बच्चों क्लाइंट का और मैं झगड़ा चल रहा है, तो क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि हम आपको निकाल देंगे। अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशर्ड टू अग्री विद द जजमेंट ऑफ अ क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टीज, बराबर ना, आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अकाउंटेंट being informed that a planned promotion will not occur unless accountant agrees with an inappropriate accounting treatment। बच्चों ये क्या फंडा है कि जहाँ बेसिकली इफ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, याद रखिएगा ये क्या है, प्लान्ड प्रमोशन जो है, दिस इज मेजरली फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, जो एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय को भी तो सारे एथिक्स फॉलो करने हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन बच्चों आपको क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पे अगर आपने एक गलत अकाउंटिंग नहीं किया, आपको प्रमोशन नहीं देंगे। Having accepted significant gifts and being threatened that acceptance of this gift will be made public। देख रहे हो क्या हो, पहले आपको गिफ्ट दिया और बोला कि आपने जो गिफ्ट ब्राइब ली है,
एज अ ब्राइब हम लोग दुनिया को बता देंगे। तो आपको डराया धमकाया जा रहा है। आर यू क्लियर बच्चों? तो ये सारे थ्रेट्स हैं, बराबर ना, ऑल ऑफ दीज आर द थ्रेट्स। और ये थ्रेट्स कब कब आ सकते हैं उसके आपको मैंने अलग अलग सिनेरियोस बता दिए। ओके, following are example of facts and circum within each of those categories that might create threat for a professional accountant when undertaking a professional activity। ओके बच्चों, अगर आप ए के हेडिंग को गौर फरमाओगे, क्या लिखा है, ये देखो, अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो दोनों के बीच में फर्क है बच्चों। पहले वाला क्या है बच्चों, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस विद इन ईच ऑफ दोज कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स दैट माइट क्रिएट थ्रेट फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हेन अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, और ये वाला कौन सा बच्चों, बी वाले कैटेगरी के अंदर, अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है ना, तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एग्जाम में आपको गौर फरमाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। आर दे सेइंग प्रोफेशनल एक्टिविटी और आर दे सेइंग प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, ये देखो, अकाउंटेंट होल्डिंग a financial interest in or receiving a loan or guarantee from employing organization। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों सारे की सारी चीजें क्या है, कहाँ बोली गई है, बाय एन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन दैट केस जहाँ पे देख रहे हो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर आफ्टर ट्रीटिंग द परचेज, अकाउंट मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। तो इन शॉर्ट यही कौन से के लिए बच्चों, कि जहाँ पे बेसिकली आप इन सर्विस हो, तो इफ यू आर इन सर्विस तो मेजरली ये सारे थ्रेट्स आएंगे। ठीक है, your accountant is holding a financial interest or receiving a loan or guarantee from the employing organization। ठीक है, क्या कर रहे हो बच्चों, आपके पास अगर आपके क्लाइंट के शेयर्स हैं या फिर बच्चों आपको क्लाइंट आपका लोन दे रहा है, गारंटी दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट के जाहिर सी बात है देयर विल बी अ सेल्फ इंटरेस्ट रेट। प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट्स ऑफर्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या, क्लाइंट ने आपको बोला हुआ है कि आप बच्चों जिस तरह के आपको आप रिपोर्ट्स देने वाले हो, ठीक है, दैट विल डिसाइड योर बोनस। Accountant having access to corporate assets for personal use. Accountant being offered a gift or special treatment from a supplier of the employing organization। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो सप्लायर है वो बेसिकली हम लोगों को क्या दे रहा है बच्चों, ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंटेंट डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर परफॉर्मिंग फिजिबिलिटी स्टडी सपोर्टिंग द परचेज डिसीजन। ठीक है, क्या बच्चों, डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर परफॉर्मिंग द फिजिबिलिटी स्टडी सपोर्टिंग द परचेज डिसीजन। मतलब क्या बच्चों, कि जहां बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कोई एक मेरा क्लाइंट जो मैं जहां पे काम कर रहा हूं एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, वहां बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक फिजिबिलिटी स्टडी की सपोर्टिंग द परचेज डिसीजन। What I did was that कि I did a feasibility study that is supporting the business। मतलब क्या, मैंने इस तरह से बच्चों एक स्टडी बनाई कि जो बेसिकली उस पर्टिकुलर डिसीजन को सपोर्ट करे। ठीक है, तो इन दैट केस मुझे उसके अंदर कोई गलती नहीं दिखने वाली, क्योंकि मैंने ही वो ऐसी स्टडी बनाई है जिसकी वजह से क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं काम कर रहा हूँ। एडवोकेसी थ्रेट, I am having the opportunity to manipulate information in the prospectus in order to obtain a favorable financing। Familiarity threat, being responsible for financial reporting of the employee organization when an immediate or close family member employed by the organ makes decisions that affect the financial reporting। Accountant having a long association with the individuals influencing business decision। मतलब क्या, जो बच्चों एम्प्लॉय क्लाइंट मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ के जो TCWG है उनके साथ मेरा बहुत दूर का कनेक्शन, लंबा कनेक्शन है। Accountant or immediate close family member facing threat of dismissal or replacement or disagreement about application of accounting principle, the way in which the information is to be reported। मतलब क्या, अगर मेरे एम्प्लॉयर के साथ कोई ऊंच नीच हो गई है, ठीक है, कुछ कहा सुनी हो गई है, तो बच्चों हो सकता है वो मुझे बोल दे कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया हम आपको निकाल देंगे। An individual attempting to influence the decision making process of the accountant, for example with regard to awarding of contracts or application of an accounting principle। तो बच्चों ये भी क्या है बच्चों, वो मुझे इंटिमिडेट करने की ट्राई कर रहा है, मेरे को मेरा जो एम्प्लॉयर है बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो। ओके, हाँ बच्चों, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स, the conditions, policies and procedures described above might impact the evaluation of whether a threat is at an acceptable level। Acceptable level is a level at which accountant using responsible and informed third party test would likely conclude that accountant complies with the fundamental principles। मतलब क्या बच्चों, कि हमें इंश्योर करना है कि जहाँ पे बेसिकली जो सारे ऊपर के थ्रेड्स में से कोई भी अगर थ्रेड एक्टिवेटेड है
तो क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं। और ये पता कैसे चलेगा, जब आप चेक करोगे कि जहां पे बेसिकली थर्ड पार्टी की नजरों में क्या हो रहा है। देखो, अ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट is a consideration by the accountant about whether the same conclusions would likely be reached by another party। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, पर क्या थर्ड पार्टी को भी लग रहा है, आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो, एक गाड़ी को गिफ्ट एक्सेप्ट करना एंड एक स्वीट्स के बॉक्स को गिफ्ट एक्सेप्ट करने में फर्क है। इन बोथ द केसेस यू आर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, बट बच्चों व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग कार एज अ गिफ्ट, इन योर आइज इट माइट बी ओके, बट इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी इट विल बी क्लियर दैट कि भाई आपकी जो इंडिपेंडेंस चली गई है। लेकिन बच्चों एक स्मॉल स्वीट्स के बॉक्स को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, एड्रेसिंग द थ्रेट पे आ जाते हैं। इफ यू डिटरमाइन द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स आर नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है, यू शुड एड्रेस द थ्रेट। ठीक है, कैसे करोगे? एलिमिनेट द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एलिमिनेट द रिलेशनशिप दैट इज कॉजिंग द थ्रेट, अप्लाई सेफगार्ड्स व्हेन अवेलेबल एंड केपेबल, एंड डिक्लाइनिंग और एंडिंग द एक्टिविटी। बराबर ना बच्चों, क्या कर दो, सर्कमस्टेंसी एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, या फिर बच्चों सेफगार्ड अप्लाई कर दीजिए। यू टेक अ मेक अ प्रिंसिपल दैट यू आर नॉट गोना एक्सेप्ट गिफ्ट्स, ठीक है, या फिर बच्चों आप वो काम एक्सेप्ट करो ही मत, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ये देखिए बच्चों, देख रहे हो 5 पॉइंट आए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सेपरेट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। Actions that in certain circumstances might be safeguards to address threats include assigning additional time and qualified personnel to required tasks when engagement action accepted might address a self interest threat। मतलब क्या बच्चों, कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है तो इन जगह ज़्यादा टाइम दीजिए, क्वालिफाइड लोगों को उस काम पे लगाइए, ठीक है, हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द टीम रिव्यू द वर्क, किसी और से बच्चों आपका काम रिव्यू कराइए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट को एड्रेस करना है तो। ठीक है, अगर बच्चों फेमिलियरिटी थ्रेट है, क्या बच्चों, यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम्स with separate reporting lines for the provision of non-assurance service to an assurance client might address self-review threat, advocacy threat और familiarity threat। आपको बच्चों अगर वो फेमस स्प्लिट याद होगा बिटवीन ईवाई याद है ना, दो बिजनेस, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था, अश्योरेंस बिजनेस एंड नॉन अश्योरेंस बिजनेस, लेकिन बच्चों वो जो स्प्लिट था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, इट वाज वेरी मच अंडर वे, बट फिर वो स्प्लिट कैंसिल हो गया। हुआ वही हो रहा था कि बच्चों बहुत सारे एलिगेशन हो रहे थे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग की सर्विस दे रहा है, टैक्स की सर्विस दे रहा है, नॉन अश्योरेंस की सर्विस वही दे रहे हैं और अश्योरेंस भी वही दे रहे हैं, तो सेल्फ रिव्यू के थ्रेड बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसीलिए दैट डिसीजन वाज गोइंग टू बी टेकन। बट बच्चों डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे कैंसिल हो गया, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही थी। तो आपके लिए सिमिलर सिंपल आइडिया क्या है कि हैव डिफरेंट रिपोर्टिंग पार्टनर्स, डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइन, मतलब दोनों टीम्स को अलग अलग कर दीजिए। Involving another firm to perform or re-perform part of the engagement might address self-interest, self-review, advocacy, familiarity, intimidation threat। किसी और फर्म को थोड़ा काम दे दो। Separating teams when dealing with matters of confidential nature, ठीक है, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को डील कर सकता है। तो बच्चों ये थोड़े एक पैंतरे हैं जिनसे बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो कि ताकि वो थ्रेड्स की वजह से जो हमारे हमारे उस एंगेजमेंट में थ्रेड्स आ रहे थे वो बेसिकली कम से कम हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इट इज नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज नो क्लार। ठीक है, बाय द वे दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन मई 2024। ठीक है, मई 2024 बच्चों ऑलरेडी नो क्लार आके चला गया। ठीक है, नो क्लार मतलब एसए 250 और एनओसी एलआर के बीच में डिफरेंस इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी आप पूछ लिया। ठीक है, आप देख सकते हो वी आर करंटली ऑन पेज नंबर 19.16। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले के 20-25 पेजेस में ही इंस्टीट्यूट ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ गया नो क्लार का। ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी आस्क्ड इन द May 24 अटेम्प्ट। तो दोस्तों नो क्लार के अंदर अभी कौन सी ऐसी लॉज एंड कंप्लायंसेस हैं जो बेसिकली ये कवर करता है, देखते हैं पहले एक लिस्ट। ये देख लीजिए बच्चों, नो क्लार के अंदर क्या क्या कवर्ड है बच्चों, फ्रॉड, करप्शन एंड ब्राइबरी, डेटा प्रोटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, मतलब जहाँ पे बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग कवर होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टैक्स लाइबिलिटीज,
public health, environmental protection. Now, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस NOCLAR, अभी आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विस है, ठीक है, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विसेज को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए इफ दे कम अक्रॉस, इफ दे, दोनों जन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज प्रैक्टिस एज वेल एज इन सर्विस, अगर उनके क्लाइंट प्लेस पे या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो बेसिकली ऐसे नॉन कंप्लायंसेस देख रहे हैं जो बेसिकली बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के हैं, ऐसे टाइम में व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल भी है बच्चों, ये देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ NOCLAR इन इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू होम, इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर। एंड दोस्तों अगर आप एम्प्लॉय हो तो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के ऊपर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट अदर देन सीनियर प्रोफेशनल, मतलब क्या, नॉर्मल जो सीनियर प्रोफेशनल नहीं है उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं व्हेन यू आइडेंटिफाई एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई उनमें, यू नीड टू फर्स्ट ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, address the matter, seek advice, determine whether further action is needed, determine whether to disclose the matter to an appropriate authority, क्या ये बेसिकली एक इमिनेंट ब्रीच है और बेसिकली उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने NOCLAR के लिए। चलो पढ़ते हैं अभी डिटेल में। बाय द वे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो ये वाला था, NOCLAR से रिलेटेड जो May 24 में क्वेश्चन आया था, इट वॉज दिस, डिफरेंस बिटवीन NOCLAR एंड SA 250। ये देखो, in the course of providing professional service to client or carrying out professional activities for the employer, so professional service word आएगा तो याद रखना you are a CA in practice, and बच्चों professional activity word आएगा तो you are an employee for an employer। तो इन दोनों चीज़ों में प्रोफेशनल अकाउंटेंट में कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, या वो सस्पेक्ट कर सकता है, या तो आइडेंटिफाई करेगा तो सस्पेक्ट करेगा, सस्पेक्टेड NOCLAR कमिटेड और अबाउट टू बी कमिटेड बाय द क्लाइंट, अगर जाहिर सी बात है यू आर अ CA इन प्रैक्टिस। एंड बच्चों एम्प्लॉयर, अगर यू आर इफ यू आर अ CA इन सर्विस, और बाय TCWG, या तो आपका एम्प्लॉयर कर रहा होगा या तो क्लाइंट कर रहा होगा, या तो उनके इसमें TCWG कर रहे होंगे या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ कर रहे होंगे उनके। ऐसे टाइम में आपको एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके बारे में बच्चों हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्राइज ऑफ एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन, या तो आप कुछ, या तो कुछ जो करना चाहिए था, मतलब एक प्रॉपर एंट्री पास करनी चाहिए उसका, आपको आपने उस एंट्री को कंप्लीटली ओमिट कर दिया, या आपने बेसिकली कमिट किया एन एक्ट विच इज इंटेंशनल और इंटेंशनल विच इज कॉन्ट्री टू द प्रिवेलिंग लॉज कमिटेड बाय या तो क्लाइंट या उनके TCWG या मैनेजमेंट या बच्चों अदर इंडिविजुअल वर्किंग फॉर अंडर द डायरेक्शन, मतलब इन शॉर्ट एम्प्लॉयज। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कोई भी नई पॉइंट नहीं है, ठीक है। However, NOCLAR under revised code of ethics does not address the personal misconduct unrelated to business activities of the client or employee organization and non-compliance by parties other than listed out in the definition of NOCLAR। ठीक है, तो ये जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स में इंस्टीट्यूट आपको शायद इसके अंदर घुमा सकता है, याद रखना एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस वो हमारे इस NOCLAR के डिस्कशन के अंदर बच्चों कवर्ड नहीं है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज दैट turning a blind eye to potential non-compliance is not an appropriate response for professional accountants while placing renewed emphasis on the roles of management and TCWG. Further, it increases awareness and understanding among the accountant of their legal and regulatory responsibilities when they face non-compliance with laws and regulations। तो बच्चों मेनली ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ पता है, बिकॉज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्विस जो बेसिकली आज क्लाइंट प्लेसेस पे काम कर रहे थे, एंड वहाँ पे अगर वो कोई बड़ा ब्रीच देखते तो उनको क्या करना था। आपको और हमें तो पता है जब वी आर CA इन प्रैक्टिस, तो इन दैट केस अगर आपको फ्रॉड दिखता है यू शुड डू द फ्रॉड रिपोर्टिंग, बट व्हाट अबाउट द वंस दैट आर इन CA इन सर्विस, तब बच्चों दिक्कत आ रही थी, इसीलिए इस चीज़ को और ज़्यादा लाइट दी गई। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस NOCLAR will be applicable if an accountant encounters or is made aware of non-compliance in the course of providing service. He is not required to investigate nor responsible for ensuring complete compliance। ठीक है, हमारी कोई ये तो ऑटोमेट, तो हमारा बेसिक प्रीमिस है ऑडिट का कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, और बच्चों क्लाइंट सारे कंप्लाइंस करें इसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। एक्सपर्टीज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, you are not expected to know each and every provision of every law, is expected to apply knowledge and expertise
and exchange, however, is not expected to have a level of knowledge of laws greater than that is usually required to undertake the engagement. When an act constitutes non-compliance, ultimately a matter to be determined by the court. अगर आपको याद होगा बच्चों, ये वेदर एन एक्ट, ये सेम पॉइंट बच्चों हमारा SA 250 में भी कवर्ड है, बराबर ना. Certain matters expressly out of overview, matters that are clearly inconsequential relating to personal misconduct pertaining to are not covered. ये पॉइंट वापस रिपीट हुआ है, ऊपर ही हमने देख लिया था बराबर, रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स में. डिस्क्लोजर विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ नॉट रिक्वायर्ड एज पर IESBA. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स. ठीक है, IESBA. Disclosure of the matter to an appropriate authority will be precluded if doing so is contrary to law or regulation. ठीक है बच्चों, तो याद रखना, अगर आप बेसिकली किसी भी अथॉरिटी को ऐसी चीजें डिस्क्लोज कर रहे हो विच इज अगेंस्ट द लॉ और रेगुलेशन, तो वो नो क्लार के अंडर कवर्ड नहीं है. नो क्लार क्या इंडिया में अप्लाई होता है? यस डेफिनेटली. रिस्पॉन्डिंग टू नो क्लार एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस. इन सर्विस मतलब क्या बच्चों? याद रखना, इन सर्विस की बात कर रहे हैं, मतलब क्या? एम्प्लॉयज, बराबर ना. इन सर्विस माने क्या? एम्प्लॉयज. एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस बीइंग एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. तो लिस्टेड एंटिटीज में तो बच्चों डेफिनेटली अप्लाई होगा. ठीक है, और लिस्टेड एंटिटीज के केस में किस पे अप्लाई होगा? सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के ऊपर. सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कौन होते हैं बच्चों? आर डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और सीनियर एम्प्लॉयज एबल टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर and make decisions regarding acquisition, deployment, control of the organization's human, financial, technological, physical and intangible resources. It is further explained that senior accountants refer to KMP. बराबर ना. तो इन शॉर्ट यहाँ पे वर्ड सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, हमें आप हमारे कॉमन लैंग्वेज में उनको KMP बुलाते हैं. क्या बच्चों जो पब्लिक प्रैक्टिस में उनके ऊपर भी अप्लाई होता है? जी हाँ. अब याद रखिएगा, यहाँ पे सेक्शन 260 है, यहाँ पे सेक्शन 360 है. इंस्टीट्यूट अगर आपको डिफिकल्ट बनाना चाहे तो ये सेक्शंस का रेफरेंसिंग दे सकता है. बच्चों किसके लिए अप्लाई होगा? ऑडिट ऑफ एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स और एंटिटीज द शेयर्स ऑफ विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़, मिनिमम 250 करोड़, मिनिमम 250 करोड़ रुपीस का जिसका नेटवर्थ है उन पे अप्लाई होगा. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 360 ऑडिट और एंगेजमेंट शैल मीन अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट. ये तो अपने पता है. चलो नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस जो एक्चुअल में एग्जाम में आया था. ये दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन May 24. ओके बच्चों, SA 250 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑडिट एंड या तो ये May 24 में आया था बच्चों, या तो November 23, दोनों में से एक जगह पे आया था. इस 250 का जो स्टैंडर्ड है बच्चों, सिर्फ ऑडिट पे लगता है, नॉट ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. हाउएवर नो क्लार इज एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस एंड इन प्रैक्टिस. ठीक है, तो अगर बच्चों आप कोई दूसरे एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त भी आपको नॉन कंप्लायंस दिखता है, वो भी कवर्ड है. स्टैंडर्ड ऑडिट 250 टॉक्स ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉज having direct effect on the determination of material amounts and disclosures. ठीक है, जैसे टैक्स एंड लेबर लॉज एंड अदर लॉज. ठीक है, that do not have direct effect means that the ones that have indirect effect. बच्चों नो क्लार while being alike to 250 is further ahead of it and it takes into account non-compliance that causes substantial harm resulting in serious consequences in financial और non-financial terms. बच्चों इन शॉर्ट बेसिकली आप देखते हो ना कि कितने सारे जो स्कैम्स एंड एवरीथिंग होते हैं. ठीक है, स्कैम्स एंड एवरीथिंग जो होते हैं वो सारे एरियाज भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं. 250 स्टेक होल्डर्स को डिफाइन नहीं करता. नो क्लार इज रिफ्लेक्टेड टू इफेक्ट नॉन कंप्लायंस ऑन इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो जनरल पब्लिक. तो 250 बच्चों स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन नहीं देता, लेकिन नो क्लार डेफिनेशन देता है स्टेक होल्डर्स का. एज पर नो क्लार इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट बिकम अवेयर ऑफ इमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ दैट वुड कॉज सब्सटेंशियल हार्म. Having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with the management TCWG, the accountant shall exercise judgment and determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority. If disclosure is made, then disclosure. Such ऐसे provisions are not existent in 250. कौन से provisions बच्चों? ये देखो नो क्लार क्या बोल रहा है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट बिकम अवेयर ऑफ एन इमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब उनको उसको पता चल गया, दैट वुड कॉज सब्सटेंशियल हार्म टू द स्टेक होल्डर्स. Having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or TCWG, the accountant shall exercise judgment and determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate the consequence of such breach. If disclosure is made, that disclosure is permitted. This provision is not existent in 250. Means what बच्चों कि जहाँ पे नो क्लार बोलता है कि अगर आप चाहो तो इन द केस इमीडिएटली आप अथॉरिटीज को भी बता सकते हो अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट को बताना शायद से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है.
ठीक है, ऐसे प्रोविजंस 250 में नहीं है। एप्लीकेबिलिटी बच्चों हमने डिस्कस कर ली। ओके, फिर बच्चों आते हैं प्रोविजंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। बच्चों ये दोनों प्रोविजंस हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी का कौन सा क्लॉज लगता है बच्चों? क्लॉज 1 पार्ट 1 और सेकंड शेड्यूल। जबकि बच्चों मेंबर इन सर्विस के लिए कौन सा लगता है? क्लॉज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ठीक है बच्चों, नो क्लार्क की क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है? रिवाइज्ड कोड ओवर एंड अबव रिक्वायरिंग अकाउंटेंट टू फॉलो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एज अंडर हाउ मैनेजमेंट हैव रिस्पॉन्डेड टू द मैटर, जब हमने उनको इन्फॉर्म किया। The course of action, accountant considered the judgments made and decisions that were taken having regard to reasonable and informed third party test. How the accountant is satisfied that responsibility of public interest has been fulfilled. मतलब क्या बेसिकली आपके क्लाइंट ने प्रॉपर जो एक्शंस लेने थे, क्या वो एक्शंस लिए कि नहीं लिए। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज इन एडिशन। तो बच्चों ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है ना, इसको मैं LDR मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार बच्चों अभी देखा गया इंस्टीट्यूट ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आप अच्छे से करके जाइएगा। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज इन एडिशन टू कंप्लाइंग विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स अंडर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। ऐसे फॉर एग्जांपल रिक्वायर अकाउंटेंट परफॉर्मिंग ऑडिट टू मेंटेन प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट टू एनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, document the discussion of significant matters and document identified or suspected non-compliance and results of the discussion with the management। तो ये तो बच्चों स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, लेकिन उसके और ना आपको ये भी डिस्क्लोजर रखने अकॉर्डिंग टू नोक्लार। ओके, अब बच्चों जो हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं, दैट ऑल दिस पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हमारे बेसिक 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव ये जो पार्ट है बच्चों, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये बेसिकली कैटेगरी C के अंदर आप रखेगा। ठीक है, इसके ऊपर यूजुअली इंस्टीट्यूट ने इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। ठीक है, इंस्टीट्यूट के रेडार के अंदर ये वाला पार्ट्स नहीं आता है। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चा पार्टी, जैसे ही आप CA बन जाते हो, मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी रिलीज किया चैनल के ऊपर कि व्हाट आर द वर्क दैट यू शुड डू वंस यू क्लियर योर CA फाइनल। ठीक है, तो बच्चों उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली सारे स्टेप्स बताए थे, आप इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। इनफैक्ट मेंबरशिप ही नहीं, अगर आप चाहो तो उसी फॉर्म के अंदर आप COP एक साथ में अप्लाई कर सकते हो। आपको बच्चों SSP पोर्टल पे जाना होता है वंस यू क्लियर योर CA एग्जाम्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप नंबर। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहो तो COP भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ अराउंड 4000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फी होती है, एंड अगर आप COP को भी ऐड कर दे तो 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है, तो टोटल 7000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी लगता है। ठीक है बच्चों, साथ साथ में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। चलिए, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट का नेम विल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर एंड द सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप इन अप्रोप्रिएट फॉर्म इज इशूड टू द एप्लीकेंट। बच्चों ये सब ऑनलाइन फॉर्म्स है, अभी घर पे कोई फॉर्म आता नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर क्या क्या डिटेल्स जाएंगी? नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, आर यू एन इंडियन रेजिडेंट, आपका एड्रेस, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द नेम, आपके क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वेदर द मेंबर इज होल्डिंग अ COP, बिकॉज मैंने आपको बोला ना आप चाहो तो साथ में अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स। बच्चों अब अगला पॉइंट आता है कि आप मेंबर कब नहीं बन सकते, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 8, बहुत सिंपल सेक्शन है बच्चों। पॉइंट नंबर 1, इफ यू हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर द एंट्री। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा रिसेंटली आई थिंक सो 1-1.5 साल पहले देयर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदिनी अग्रवाल हु वाज 19 ईयर्स ओल्ड, शी बिकेम द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बच्चों एट द एज ऑफ 19 she become a CA, but till the time she attains the age of 21 she will not be allowed to basically apply for membership। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 याद रखना, आपको 21 साल का होना जरूरी है। ही शुड बच्चों इफ यू आर अनसाउंड माइंड एंड इफ यू आर एन अनसाउंड माइंड एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया बड़ा अनसाउंड माइंड, तो इन दैट केस बच्चों आप मेंबर नहीं बन सकते इंस्टीट्यूट के। इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो बच्चों आप बेसिकली इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं बन सकते। इफ यू आर अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, और तो बच्चों इफ ही बीइंग अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट has not obtained from the court a certificate stating that insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part। ये क्या बच्चों कि जहाँ पे बेसिकली अगर लेट्स सपोज करते हैं अर्थक्वेक हुआ था, एंड अर्थक्वेक की वजह से बच्चों क्या हुआ था, आपकी सारी प्रॉपर्टी सब चली गई, एंड इसकी वजह से आप इंसॉल्वेंट हुए थे। ठीक है, तो तब जाके बच्चों आपको कोर्ट से एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है दैट योर इंसॉल्वेंसी जो हुई थी जिसकी वजह से आपकी मेंबरशिप चली गई, आप इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन योर इंसॉल्वेंसी वाज नॉट कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ यू, इट वाज कॉज्ड बाय मिसफॉर्चून।
अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बच्चों, तो इन केस आपको वो लोग मेंबरशिप नहीं देंगे, अगर वो सर्टिफिकेट रहेगा तो दे देंगे। इफ यू हैव बीन कॉन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन इंडिया, और ये ध्यान देना विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, of an offense involving moral turpitude and punishable with imprisonment not of technical nature committed by him in professional capacity, unless in respect of offense he has been granted a pardon or an application made by him in this behalf CG has removed his disability। मतलब बच्चों अगर आपको बेसिकली क्या हुआ है, इफ यू हैव बीन, इफ एट ऑल बच्चों यू हैव बीन बेसिकली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट एंड यू आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तब बच्चों आप बेसिकली मेंबर नहीं बन सकते अनलेस आपको पार्डन मिल गया होगा या फिर बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी डिसेबिलिटी हटा दी होगी, तभी वो आपको आपस मेंबर बना सकते हैं। ठीक है। और बच्चों इफ योर नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑन बीइंग फाउंड ऑन इंक्वायरी टू हैव बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट। बच्चों यही तो सारे क्लॉजेस के अंदर अपन पढ़ने वाले कि कब कब यू आर हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट। तो अगर बच्चों आगे आने वाले स्केड्यूल्स में लेट्स सपोज करते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं था, आपने एडवर्टाइजमेंट कर ली, आपको बेसिकली बच्चों व्हेन यू एक्सेप्टेड द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है, यू आर सपोज टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, तो बच्चों ये सारे रीजंस की वजह से क्या हो सकता है कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया और आपको तब मेंबरशिप से निकाला गया, दैट इज वेयर यू विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम, यू विल नॉट बी अलाउड कि आपका नाम मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। ओके फिर तो बहुत अगला पॉइंट तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों। अगर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकाला गया है तो जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक आपका नाम रजिस्टर में वापस नहीं आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आप जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो बच्चों, तो आपके पास अभी कितने टाइप के मेंबरशिप्स हैं? दो टाइप है बच्चों, याद रखिएगा, एक है एसोसिएट मेंबर और एक है फेलो मेंबर। बच्चों एसोसिएट मेंबर जो होता है ना, ही कैन यूज द डिजिग्नेशन ACA एंड फेलो मेंबर क्या यूज करता है बच्चों, FCA। इसका लॉजिक क्या है, जब अ थर्ड पार्टी विल लुक दिस एट दिस FCA, तो ही विल रियलाइज दैट यू आर अ सीनियर पर्सन। ठीक है, जबकि ACA दिखेगा तो इन दैट केस मालूम पड़ेगा कि भाई आप रिसेंटली क्वालिफाइड हो। ठीक है, देखो एनी पर्सन whose name has been entered in the register, आप जैसे नाम एंटर होता है पहली बार तो यू आर एन ACA। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी एंटाइल्ड टू यूज द लेटर्स ACA आफ्टर हिज नेम टू इंडिकेट दैट ही इज एन एसोसिएट मेंबर। ठीक है, फेलो मेंबर कौन होता है बच्चों, द नेम ऑफ फॉलोइंग टाइप शैल बी एंटर्ड इन रजिस्टर एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस along with application made and granted। बच्चों एन एसोसिएट मेंबर हु इज इन कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years। अगर आप ACA रह चुके हो फॉर 5 years तो बच्चों आपको क्या हो जाएगा, दे विल बेसिकली, अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में थे 5 साल के लिए, तब बच्चों आप यू आर एलिजिबल टू बिकम अ FCA। एंड बच्चों आप मेंबर तो थे इंस्टीट्यूट के, ठीक है, मींस यू आर एन ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ठीक है, हु हैज बीन एन एसोसिएट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 5 years। एंड बच्चों आपने लेट्स सपोज करते हैं आपकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने कहीं रिलायंस HUL टाटा में आप जॉब कर रहे थे, तो आपने बेसिकली 5 साल ऐसे स्किल्स एक्वायर किए, नॉलेज एक्वायर किया जो यूजुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एक्वायर करता है 5 साल के लिए। अगर आप ये प्रूफ कर पाए इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट आपको FCA बना देगा। एंड पोजेस कर रहे हो आप सच क्वालिफिकेशंस दैट he has experience equivalent to the experience normally acquired as a result of continuous practice for 5 years, तब बच्चों आपको इंस्टीट्यूट FCA का करार दे देगा। यू कैन यूज द वर्ड FCA बराबर आफ्टर योर नेम। चलिए नेक्स्ट बच्चों सेक्शन 20 हमें पढ़ना है कि आपका नाम रजिस्टर से कब हटा दिया जाएगा। बच्चों ऑन द डेथ, आपने अगर रिक्वेस्ट किया कि भाई नाम निकाल दीजिए, अगर आपने फीस पे नहीं की तो इन दैट केस जो मेंबरशिप की फी होती है, अगर आपने पे नहीं की तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। बच्चा पार्टी हु इज फाउंड टू हैव बीन सब्जेक्टेड टाइम व्हेन नेम वाज एंटर्ड और एनी टाइम देयर आफ्टर टू एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन सेक्शन 8। याद है ना, सेक्शन 8 की कोई भी डिसेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर लेते हो तब बच्चा रजिस्टर से आपका नाम हटा दिया जाएगा। The council shall remove the name of any member from the register in respect of whom an order has been passed under this act removing him from the membership। ओके बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, ठीक है, अगर आपका नाम, ध्यान से सुनेगा, जिस साल में आपकी जो फीस होती है दैट बिकम्स पेएबल ऑन द 1st of April। बच्चों इस दिन पे आपकी फीस पेएबल थी लेकिन आपने उस दिन पे फीस पे नहीं की एंड कॉन्सिक्वेंटली आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया फॉर नॉन पेमेंट। एंड बच्चों वो जो साल था लेट्स सपोज करते हो 23, तो बच्चों 31 मार्च 24 ये डेट, मतलब ये डेट आने के पहले जिस साल में आपका नाम निकाल दिया गया
उस साल की एंडिंग आने के पहले अगर आप पे कर देते हो तो इन दैट केस लेट्स सपोज करते हैं आपका 30 जून को नाम निकाल दिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, 30 जून को। तो बच्चों इसी 30 जून 23 में निकला, तो देयरफॉर 31 मार्च 24 तक आपके पास टाइम है। अगर आप इसके पहले पे कर देते हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपका नाम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज करते हैं आपने पे कर दिया, यू पेड ऑन 10th of April 24, तो बच्चों जिस दिन पे करोगे वहां से प्रोस्पेक्टिवली आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। If the name of any member has been removed from the register for non-payment of prescribed fees as required to be paid by him, then on receipt of an application in his name may be entered on payment of arrears of annual fee and entrance fee along with additional fee as may be prescribed। ठीक है, जैसे आप फीस पे कर देते हो तो इन दैट केस बच्चों क्या हो जाएगा, ऑन पेमेंट ऑफ एनुअल फीस हिज नेम में बी एंटर्ड अगेन, मतलब नाम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोरेशन को तो अपन डिटेल में अभी और वापस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, name of the member may be restored by the council in the register in the appropriate form received on his behalf for non-payment if he is otherwise eligible to such membership on his paying the arrears of annual membership fee, entrance fee and additional fee determined। जितनी भी फीस इंस्टीट्यूट बोल रहा है आप पे कर दो तो आपका नाम रिस्टोर कर देंगे, लेकिन कब से, देखो बच्चों इफेक्टिव डेट के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये देखो, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट फीस विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल, तो रिस्टोरेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज रिमूव्ड, जिस दिन से निकाला गया था उस दिन से वापस रिस्टोर हो जाएगा। अगर बच्चों रिमूवल हुआ था बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर बाय द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उनसे एक ऑर्डर पास होता है तब आपका नाम निकला था, तब बच्चों जब वो लोग बोलेंगे तब रिस्टोर होगा, ठीक है। रिस्टोरेशन अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर एंड बच्चों इन एनी अदर केसेस रिस्टोरेशन विल बी प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फी इज रिसीव, जिस दिन से, मैं याद है मेरा एग्जांपल 10 अप्रैल को आपने पे किया तो 10 अप्रैल से बच्चों रिस्टोर हो जाएगा। बच्चा पार्टी नाउ वी आर स्टडीइंग सेक्शन 24, ठीक है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू मेंबर। कितनी पेनल्टी है बच्चों, provides that any person who not being a member represents that he is a member or uses the designation chartered accountant, ठीक है बच्चों। तो therefore याद रखना जब भी अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हो तो इन दैट केस भले आपने सीए के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हो, बट अगर आपका इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप नहीं है तो इन दैट केस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हो बट आपके पास नॉट हैविंग अ सीओपी रिप्रेजेंट्स दैट ही इज अ प्रैक्टिसिंग सीए। तो बच्चों इन दिस केस याद रखना सिंपल फंडा है, आपके ऊपर कब पेनल्टी लगेगी बच्चों, 5000 की पेनल्टी लगती है, पर वो कब लगती है, याद रखना सिंपल फंडा है। अगर आप इंस्टीट्यूट के, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ही नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर ही नहीं हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो सीओ तो गलत है। और बच्चों अगर आप बोल रहे हो कि आप प्रैक्टिस में हो, अगर आपका सीओपी नहीं है तब बच्चों गलत है, तब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन कितना हो जाएगा 5000 रुपीज और विद बोथ, ठीक है। तो पहले कन्विक्शन पे 1000 रुपये लगेगा, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में दूसरी बार भी अगर आप पकड़े गए तो इन द केस 5000 का जुर्माना, जेल और बोथ। ओके बच्चों ये छोटा सा एक केस याद रखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट पता नहीं कौन से पॉइंट को उठा के पूछ लेता है यार। द प्रोविजन में बी अंडरस्टूड विद द केस वेयर द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट had by its judgment found the accused guilty under section 24 1A बराबर ये वाला and B and 465 IPC, the court imposed a fine on the accused and in the event of his failure to pay the fine sentenced to rigorous imprisonment for 3 months, ठीक है बच्चों। तो इन दैट केस जब आपने उसने फाइन नहीं पे किया तो उसको जेल जाना पड़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए 3 महीने के लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। अ प्रैक्टिसिंग सीए कौन होता है बच्चों, इज अ पर्सन हु इज अ इंस्टीट्यूट का मेंबर एंड इज होल्डिंग सीओपी। मैंने आपको बोला था बच्चों कि जहाँ पे अगर आप चाहो तो एक साथ में आप अप्लाई कर सकते हो, एंड इंक्लूड सच मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। तो बच्चों याद रखिए मेंबर इन प्रैक्टिस जो होता है, याद रखना दो तरीके के होते हैं मेंबर इन प्रैक्टिस जो होते हैं, एक तो आपका सीओपी है और यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। Significance of the COP. Section 6 of the Charter provides that no member of the institute shall be entitled to practice whether in India or elsewhere unless he has a COP. It may be noted that this provision is not applicable to any person who immediately before the commencement of this act was practicing। बच्चों ये इस पॉइंट का मतलब नहीं है बिकॉज ये बहुत पुराना पॉइंट है, ठीक है, ये 1949 का पॉइंट है जिसका मतलब नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। नेक्स्ट,
बच्चा पार्टी, तो इन दैट केस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको बेसिकली सीओपी जरूर होनी चाहिए, आपको उसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी। एवरी सच मेंबर शैल पे सच एनुअल फी फॉर द सर्टिफिकेट एज मे बी डिटरमाइंड एंड विल बी पेएबल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है बच्चों ऑब्टेन्ड मे बी कैंसल्ड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो बच्चों जैसे याद है ना आपकी मेंबरशिप डिसेबिलिटी होती, वैसे बच्चों सीओपी से भी आपका सर्टिफिकेट भी आपका कैंसिल हो सकता है। A member who is not in practice is precluded from accepting engagements to render services of any the ones that are typically prescribed by CA in practice, even though it does not require qualifications। तो बच्चों याद रखिएगा, जब जो चीज़ें प्रैक्टिसिंग सीए को करनी है वो चीज़ें बच्चों एक जिसके पास सीओपी नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला हुआ है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम लोग बच्चों भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। द काउंसिल इज ऑफ द व्यू दैट, अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान देना, ये लास्ट पार्ट है बच्चों, फोकस कीजिएगा। बच्चा पार्टी अ मेंबर हु इज नॉट इन प्रैक्टिस, मेंबर हु इज नॉट इन प्रैक्टिस मतलब वो इंस्टीट्यूट का मेंबर तो है बट उसके पास सीओपी नहीं है, is precluded मतलब he is stopped, he is denied from accepting engagements to render services of any of the types normally prescribed for chartered accountant, even though for doing so it does not require special qualifications। मतलब कि बच्चों कि अगर आप बेसिकली इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, ठीक है, लेकिन आपका सीओपी नहीं है, तो इन दैट केस आपको वो सारी सर्विसेज नहीं करनी चाहिए जो यूजुअली एक प्रैक्टिसिंग सीए को ही करने को मिलती है, ठीक है। इसी बेस पे बच्चों क्या हुआ था, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक डिसीजन लिया था। फोकस करना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। वंस अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट इफ एंड व्हेन he appears before income tax tribunal as an income tax representative of the client। बराबर ना, आप तो जानते हो बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टैक्स मैटर्स आफ्टर हैविंग बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर बनने के बाद, आफ्टर हैविंग बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए, इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के बाद आप बेसिकली इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन के क्लाइंट के चले गए। बच्चों ही कुड डू सो, he could so appear only in his capacity as a chartered accountant and as a member of the institute, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे अगर आपको इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इन केस पहले आपको सीए बनना पड़ेगा, सीए बनने के बाद बच्चा आपको इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। हैविंग एज इट वर ब्रॉट हिमसेल्फ विद इन, वो खुद को कहाँ लेके आ गया बच्चों, जब वो मेंबर बन गया तो बच्चों वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड उसके सारे रेगुलेशंस के जुरिडिक्शन के अंदर खुद को लेके आ गया, जब वो मेंबर बन गया तब। He could not set these regulations at naught by contending that even though he continues to be a member of the institute and has been punished by suspension from practice, he would be entitled to practice in some other capacity। तो याद रखना बच्चों, अगर आपकी सीओपी कैंसिल हो गई है आप मेंबर हो लेकिन सीओपी कैंसिल हो गई है, तभी बच्चों याद रखना आप क्लाइंट को इनकम टैक्स मैटर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मानना ऐसा है कि जिस मोमेंट आप मेंबर बन जाते हो, ठीक है, जिस मोमेंट आप मेंबर बन जाते हो उस मोमेंट बच्चों यू आर बाउंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड देयरफॉर जब जब आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो यू आर डूइंग इट एज अ प्रैक्टिसिंग सीए। तो इसके लिए बच्चों अगर आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस नहीं है तो इन दैट केस यू कैन नॉट गो एंड रिप्रेजेंट इन द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। द मेंबर कैन हैव नो अदर कैपेसिटी इन विच ही कैन टेक अप सच प्रैक्टिस सेपरेबल फ्रॉम हिज कैपेसिटी टू प्रैक्टिस एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब एक बार आप जब मेंबर बन गए तो इन दैट केस यू कैन ओनली बिकम द member in practice for a CA profession। Thus, in a nutshell, a chartered accountant whose name has been removed from the membership for professional or other misconduct during such period of removal will not appear before various tax authorities or other bodies before whom he could have appeared in this capacity of the member। चलो बढ़ते क्वेश्चन। A chartered accountant in practice has been suspended from practice for a period of 6 months and he has surrendered COP। During the period of suspension, though the member did not undertake any audit assignments, he undertook representation assignments for income tax, whereby he would appear before tax authorities as a CA। तो बच्चों as we saw that ये आप कर नहीं सकते, बराबर ना, ये not allowed है। A chartered accountant would not be allowed to represent before the income tax authorities for the period he remains suspended। Accordingly, in the present case, he is guilty of professional misconduct। ठीक है, तो जितने टाइम तक आप बच्चों सस्पेंडेड हो आप बेसिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कैंसलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी।
ठीक है बच्चों। सेक्शन रेगुलेशन 10 प्रोवाइड करता है सीओपी कब कैंसिल होगी बच्चों, जब आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है तब, बिकॉज रजिस्टर से हटा दिया तो आपका ऑटोमेटिकली सीओपी तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। काउंसिल इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दैट सच सर्टिफिकेट वाज इशूड ऑन इनकरेक्ट मिसलीडिंग डेटा। ठीक है, आपने बेसिकली झूठ बोल के सर्टिफिकेट लिया था, आपने आपकी प्रैक्टिस बंद कर दिया है, मैम आपने आप एनुअल फी पे नहीं की है टिल द 30th डे ऑफ सितंबर, जो 1 अप्रैल को ड्यूटी 30th डे तक 6 महीने बीत गए, आपने फीस नहीं पे की। बच्चों वेयर सीओपी इज कैंसिल्ड द होल्डर शैल सरेंडर इट टू द सेक्रेटरी। फर्दर रेगुलेशन 11 ऑन रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी, ये देख रहे हो ये कौन सा था, रेगुलेशन 10 बराबर ना, कैंसिलेशन। रेगुलेशन 11 इज ऑन रिस्टोरेशन। ठीक है, स्टेट दैट ऑन एप्लीकेशन मेड इन द अप्रूव्ड फॉर्म एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी council may restore COP with effect from the date on which it was cancelled to the member whose certificate has been cancelled due to non-payment of annual fee and whose application complete in all respects together with the fees received by the secretary before expiry of the relevant year। तो सेम प्रोविजन, ठीक है बच्चों, सेम प्रोविजन जो हमने पढ़े वो सेम प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है ना, एब्सोल्यूट डिटो सेम प्रोविजन फॉर योर मेंबरशिप, कि उसी जिस साल में आपका कैंसिलेशन हो उस साल के पहले आपने अगर पे कर दिया बच्चों, तो इन दैट केस आप आराम से बेसिकली अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट योर नेम रिस्टोर्ड। ओके बच्चों, चलो अब बच्चों 4.3 से जो है आई विल बेसिकली कम अप विथ सेकेंड वीडियो फॉर दिस, दिस गोइंग टू वीडियो नंबर 2 फॉर दिस। ठीक है, मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर बच्चों बहुत सारे प्रोविजंस कवर कर लिए, इनफैक्ट वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट पेज नंबर 30 बराबर ना, 19.27 पे अब बच्चों अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों आगे के सेशंस के अंदर मैं और आगे वाले चीज़ों को कवर करूंगा, दैट इज मेंबर इन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। आर यू क्लियर? आई होप आपको बच्चों ये वाले वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे पॉइंट डिटेल में बताए। ठीक है, बट इतना समझ लीजिए कि आपको स्टडी मेट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने कितने सारे पॉइंट्स आज कवर किए हैं। ठीक है, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों, हमने जो आज डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले बच्चों वी हैड स्टार्टेड ऑफ विथ अंडरस्टैंडिंग, वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग कि बॉस की इंस्टीट्यूट जो होता है, इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों आया था ना, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विद द प्रिंसिपल्स, याद है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग गए थे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के लिए, याद है ना, वो दोनों के लिए थे, फॉर इन सर्विस एज वेल एज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो उन दोनों के लिए थे बच्चों कि जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट एंड फेमिनिटी थ्रेट। याद है ना बच्चों, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान। ठीक है, वो हमने बच्चों पूरे के पूरे थ्रेड्स पढ़े। थ्रेड्स पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग गए सेफगार्ड्स, क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो, बराबर है। जैसे ही बच्चों हमने वो पढ़ा उसके बाद भी वेंट टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नो क्लार, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़ने के बाद वेदर हमने डिफरेंस भी पढ़ा। ठीक है, ऐसे 250 और नॉन नो क्लार का डिफरेंस क्या है, हु इज अ सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ठीक है, याद रखिएगा अगर आप यू आर इन प्रैक्टिस तो इन दैट केस तब अप्लाई होगा जब आप आपके क्लाइंट की नेट लिस्टेड हो एंड मिनिमम नेटवर्थ कितनी हो, 250 करोड़ की। ठीक है, तब बच्चों इफ यू आर इन प्रैक्टिस तभी आपके ऊपर नो क्लियर अप्लाई होता है और वो स्टेप्स दिए गए थे कि जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा पार्टी देन वी वेंट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, हमने सेक्शन 8 पढ़ाया था ना, डिसेबिलिटीज वाला। ठीक है, आपका नाम कब बेसिकली रजिस्टर मेंबर में नहीं जाएगा, आपका नाम रिस्टोर कब हो सकता है, वो बच्चा हमने पढ़ा। फिर बच्चा हमने पढ़ा पूरे डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू सीओपी। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कब मिलने वाला है। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस कब कब बेसिकली देखे हैं वो लोग वापस जब्त कर सकते हैं, रिस्टोर कब कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा, बराबर ना। फिर बच्चों इन दिस केस और कौन सा पॉइंट बच गया यार, यस ये वाला एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का जो व्यू था वो हमने देखा। ठीक है, सीओपी क्यों इंपॉर्टेंट है देखा, बराबर ना। यस, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, अगर आप बेसिकली झूठ झूठ बोल के अगर आप बोल रहे हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेंबर हो तो इन दैट केस कौन सी पेनल्टी आपके और लगने वाली है, अपन ने वो पढ़ा, बराबर ना। ठीक है, एंड इसके बाद बच्चों चालू करने वाला है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये थोड़ा और अपने को डिटेल्स में जाना है। ठीक है, तो इन दैट केस ये मैं बच्चों अपने अगले वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बट आई होप आपको अब तक जितना मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो के जो डिटेल्स रहेंगी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया, बेल आइकन को दबा दिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम विद अ न्यू वीडियो। और बच्चों याद रखना, डोंट फॉरगेट कि जहाँ बेसिकली जब भी आप एकाग्रता के वेबसाइट पे जाके हमारे कोई भी कोर्स को एक्सेस करने की ट्राई करते हो, इंश्योर दैट यूज द वर्ड कोड एकाग्रता, बिकॉज उसमें आपको बच्चों 1% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, गॉट इट। तो बच्चों हमारे सारे के सारे कोर्सेज अड्डा 247 वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर ऑल कोर्सेज।
वो आपको बच्चों एकाग्रता अड्डा 2 की वेबसाइट के ऊपर और ऐप के ऊपर बच्चों मिल सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पूरा प्रोविजन एथिक्स स्टडी मेट से कवर करने वाले हैं, उतना मेरी गारंटी है। ठीक है, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस, टेस्ट नॉलेज ऑल्सो, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।